किस्मत के एक अजीब खेल की वजह से एक इंटीमेट रात बिताने के बाद उस खड़ूस फीमेल सीईओ ने मेरे सामने दो ऑप्शंस रख दिए। पहला, हम शादी करेंगे और तू बनेगा हूँ फैमिली का घर जमाई, लेकिन सिर्फ नाम का। प्यार व्यार की उम्मीद मत रखना मुझसे। दूसरा, मैं तुझे एक मोटा अमाउंट दूंगी, बात यहीं रफा दफा, और ऐसा नाटक करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज के बाद हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। उसने मेरी तरफ एक कमीनी और ठंडी स्माइल के साथ देखा। मैंने बिना एक सेकंड गनवाए, बिना सोचे समझे सीधा दूसरा ऑप्शन चुना। मुझे तो बस माल चाहिए था, नगद कैश। उसने चौंक कर पूछा, तुझे थोड़ा सोचने की जरूरत नहीं है? मैंने कहा, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी हूँ फैमिली का घर जमाई बनने में ऐसा कौन सा तीर मार लेता मैं? दिन रात तेरे बिजनेस का झमेला संभालो, तेरे साथ दुनिया के सामने झूठी नौटंकी करो। ये तो सीधा सीधा पालतू जानवर बनाकर कैद करने जैसा है ना। मैं कोई बेवकूफ थोड़ा ही हूं। इससे तो 10,000 गुना बेहतर है कि पैसा जेब में डालूं, कोई ऐसी लड़की पटाऊं जो मुझसे सच्चा प्यार करे और अपनी मर्जी की लाइफ जियो। भाड़ में गया हूं फैमिली का घर जमाई बनने का टैग। उसके दिमाग में चला, अबे ये बंदा मेरी स्क्रिप्ट के हिसाब से रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा? हमारे अमीर खानदानों के जितने भी रईसजादे हैं, वो सब मुझसे शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं, और इसके मुंह से मेरा पति बनना ऐसा लग रहा है जैसे इसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही हो। फिर उसने ताव में आकर पूछा, तो बोल, कितना पैसा चाहिए तुझे? मैंने भी टका सा जवाब दिया, ये तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खुद, मैडम सीईओ हु, कितने पानी में हैं। हु न्योनान्यान सोचने लगी। अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैंने कम बोली लगाई तो इसका मतलब होगा कि मेरी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, यानी मैं कम पैसे नहीं दे सकती। बेटा, सन चू की आर्ट ऑफ वॉर की चालें मुझ पर चल रहा है। तेरी फूटी किस्मत। मैं हूं न्यान सालों से बिजनेस की दुनिया में बॉस बनकर बैठी हूं, तेरे इस सस्ते जाल में नहीं फंसने वाली। वो एंट के बोली, मैंने सुना है होटल मैनेजर ने कमरे की गड़बड़ी के चक्कर में तुझे 5 मिलियन युआन का कंपनसेशन दिया था। तो चल, मैं भी तुझे 5 मिलियन ही दूंगी। मैंने हंस के कहा, मिस हु, गलत कमरा मिलना तो एक एक्सीडेंट था, लेकिन आपका क्या? आपने कमरे में बंदा देखा फिर भी उल्टे पांव नहीं भागी। मुझे तो पूरा शक है कि आपने यह सब जानबूझकर किया था। एक्सीडेंट की भरपाई 5 मिलियन थी, और जानबूझकर की गई हरकत के भी 5 मिलियन। ये कौन सा लॉजिक है? आप तो खुद अपनी ही वैल्यू गिरा रही हैं। वो बिफर के बोली, मिस्टर ली, पैसा तो तुझे भरपाई के तौर पर दे रही हूं, इसमें मेरी वैल्यू कम होने की बात कहां से आ गई? मैंने कहा, पूछने की बात है क्या? आपने होटल जितना ही रेट लगाया, जिससे साबित होता है कि आपके जमीर और आपकी खुद की वैल्यू बस उतनी ही है। अब खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि आप इंसान के तौर पर कितने की हैं। हु नियान नियान का मुंह खुला का खुला रह गया। एक शब्द नहीं फूट रहा था उसके मुंह से। जब उसने देखा कि मैं इस भीख पर मानने वाला नहीं हूं, तो चिढ़कर बोली, तो फिर तू ही बता दे, कितना चाहिए तुझे? मैंने बिना किसी शर्म लिहाज के ठोक दिया, 15 मिलियन। हु नियान की आंखें फटी की फटी रह गईं। काफी देर तक सन्नाटे में रही। वो मन ही मन कुढ़ने लगी। पैसे तो मैं चुटकी बजाकर दे सकती हूँ, लेकिन दिल में बड़ी मिर्ची लग रही है यार। इस साले की आंखों में सिर्फ पैसा ही पैसा दिख रहा है, और मेरे जैसे इंसान की इसके सामने फूटी कौड़ी की कीमत नहीं है। वो अकड़ के बोली, ज्यादा से ज्यादा 8 मिलियन दूंगी। मैंने सीधे ताना मारा, 8 मिलियन? ए मैडम, किसी भिखारी को भीख दे रही है क्या? तो फिर तुझे कितना चाहिए बे? एक बार में समझ नहीं आता? बोल दिया ना, 15 मिलियन। एक फूटी कौड़ी कम नहीं लूंगा। ये बहुत ज्यादा है। ज्यादा कैसे है? आपके लिए 15 मिलियन तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। और कल रात जो हुआ वो हादसा था, और सच कहूं तो विक्टिम मैं भी हूं। वो चिल्लाई, तुझ जैसा हट्टा कट्टा विक्टिम क्या मैंने तुझे घसीट के कमरे में डाला था या जबरदस्ती की थी? गलत कमरे में तू खुद अपनी मर्जी से घुसा था, खुद आगे बढ़ा था, और खुद ही प्रोएक्टिव होकर। हुनियान ने चिढ़कर मेरी बात बीच में ही काट दी। बस कर, बस कर, चुप हो जा नीच इंसान। 12 मिलियन ले और दफा हो। मैंने आराम से सिर हिलाया। 14 मिलियन। वो भड़क गई। अभी 2 मिनट पहले तो तू 15 मिलियन से 1 टका कम न करने की कसम खा रहा था, अब 14 मिलियन पर कैसे आ गया? मैंने कहा, आप भी तो अभी 8 मिलियन बोल रही थी, 12 पर कैसे आई? हम दोनों बार्गेनिंग ही तो कर रहे हैं मैडम। अगर आपको मेरा दाम घटाना पसंद नहीं आ रहा तो आप अपना रेट और बढ़ा लो।
हूं नियान ने अपनी भड़ास दबाते हुए लंबी सांस ली। 12.5 मिलियन। मैंने चुटकी ली। मिस हूँ, आपको सच में लगता है कि 50,000 बढ़ाकर आप बहुत बड़ी दानी लग रही हैं? 13 मिलियन। वो चिढ़कर बोली। 13 मिलियन। टन। किस नल्ले को पता था कि इतनी बड़ी चतुर शिकारी आज खुद एक जंगली हंस के हाथों छूना खा जाएगी। कॉलेज से ताजा ताजा निकले एक लौंडे ने आज उसकी बत्ती गुल कर दी थी। उसने झटपट अपना फोन निकाला और खटाखट पैसे ट्रांसफर कर दिए और चिढ़ में नोट में लिखा कंपनसेशन। काम होते ही वो तुरंत खड़ी हुई और हवा की तरह निकल गई। जैसे मेरे पास एक सेकंड और रुकती तो उसका दम घुट जाता। मैं और मेरा जिगरी दोस्त जी शियाओरान यूजिंग पवेलियन से बाहर निकले। रास्ते में उसने उत्सुक होकर पूछा, और बता ली चेन, तेरी उस हु नियान नियान से क्या बात हुई? मैंने उसे हु नियान नियान के दोनों घटिया ऑप्शंस मजे ले लेकर सुनाए और आखिर में शांति से बोला। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। जी शियाओरान के तो तोते उड़ गए। अबे साले, दिमाग सठिया गया है क्या तेरा? हु नियान नियान देश की टॉप की धाकड़ सीईओ है। हु कॉरपोरेशन का डंका देश में ही नहीं, विदेश में भी बजता है। तूने हु फैमिली का घर जमाई बनने का ऑफर लात मार दिया। ऊपर से वो लड़की इतनी भयानक खूबसूरत है। बेवकूफ, तूने अपने कंट्रोल को कैसे बनाए रखा? मैंने ज्ञान झाड़ा। अबे घर जमाई बनने में क्या रखा है? नाम बड़े और दर्शन छोटे, लेकिन पैसा अलग चीज है। एक बार बैंक बैलेंस में आ गया ना, तो जब तक खुद न उड़ाओ वो कहीं नहीं भागता। उसने ताली मारी। बात तो तूने पते की कही, लेकिन ये बता, तेरा तो हु कॉरपोरेशन में सिलेक्शन हो चुका है, तो क्या तू अब भी वहां जॉब करने जाएगा? मैंने सीना ठोक के कहा। अबे बिल्कुल जाऊंगा। क्यों ना जाऊं? अपनी काबिलियत से जॉब निकाली है मैंने। कम से कम प्रोबेशन पीरियड तो पूरा करूंगा ही, ताकि अपने सीवी में छाती ठोक के लिख सकूं। हु कॉरपोरेशन में काम किया है, पूरी मार्केट में भौकाल जम जाएगा। अबे तो तुझे उस सबसे बड़ी मैडम यानी हु नियान नियान से टकराने का डर नहीं लग रहा? डर किस बात का बे? हमारी तो डील हुई थी ना कि टकराए भी तो अनजान बनेंगे। वो ठहरी कंपनी की सबसे बड़ी बॉस और मैं असिस्टेंट डिपार्टमेंट का एक छोटा मोटा कीड़ा। इतनी आसानी से थोड़ी ना आमना सामना हो जाएगा हमारा। जी श्याओरान हंसा। ली चैन, तेरा जिगरा और सोच सच में बहुत बड़ी है यार। मेरे बस का तो ना होता। मैंने कॉलर उठाकर कहा। बेटा, ये मेरी दादी की दी हुई संस्कारी परवरिश का फल है। हम दोनों थोड़ी देर और बकबक करते रहे और फिर अपने अपने रास्ते निकल से लिए। मैं टहलता हुआ अपने किराए के छोटे से कमरे में पहुंचा। घर पहुंचते ही सबसे पहले बाथरूम में घुसकर नहाया। जब मैंने अपने जिस्म पर लाल लाल निशान देखे, तो शर्म के मारे मेरे कान तुरंत गर्म हो गए। अबे यहू नियान नियान भी ना। ली चेन, गांठ बांध ले। शराब सब गुड़ गोबर कर देती है। आज के बाद अगर तूने शराब को हाथ भी लगाया ना, तो तू पक्का कुत्ता है। नहाने के बाद मैं सीधा बिस्तर पर धड़ाम से गिरा। कल सुबह सुबह हु कॉरपोरेशन में रिपोर्ट जो करना था। दिल में एक पल को ख्याल आया, अगर सच में हु नियान नियान सामने आ गई तो? अबे हटा, क्या फालतू का ओवरथिंक कर रहा हूं? हु नियान नियान, तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मुझे देखकर अनपढ़ों की तरह अनजान बनी रहे। अगर ऑफिस में गलती से भी मेरी तरफ एक नजर घुमाई ना, तो ऐसा रायता फैलाऊंगा कि तुझे असली जिल्लत का एहसास हो जाएगा। मैं शाम तक घोड़े बेचकर सोता रहा। फिर उठकर अलमारी में हाथ पांव मारे। एक इंस्टेंट नूडल्स का डिब्बा मिला, तो पानी उबालकर नूडल्स बना लिए। 3 मिनट बाद गरम गरम नूडल्स का कटोरा उठाकर अपनी टेबल पर ले आया। प्रोबेशन पीरियड 3 महीने का है और लेट आने पर आधे दिन की सैलरी कट जाती है। बाप रे। ठूसने के बाद मैंने आधे घंटे तक कंपनी की एम्प्लॉय हैंडबुक चाटी। रात 9 बजे तक मुझे फिर से नींद आने लगी, क्योंकि कल रात की थकान और नींद का कोटा अभी पूरा नहीं हुआ था। अगले दिन मेरी आंख बड़ी जल्दी खुल गई। अबे तेरी की, हूँ न्यान न्यान, तू कोई वैम्पायर है क्या जो सपने में भी पीछा नहीं छोड़ रही? मैंने उठकर अपनी अलमारी खोली, कपड़े बदले और सीधा कंपनी की बिल्डिंग की तरफ निकल पड़ा। मैंने बिल्डिंग के बाहर एक लंबी सांस ली। ली चैन, आज से तू ऑफिशियली वो कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय है। उस नाम की औरत से तेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यह सोचकर मैं स्टाइल से मेन गेट के अंदर घुस गया। डायरेक्टरी बोर्ड के सामने खड़े होकर मैंने एचआर डिपार्टमेंट का पता देखा, लिफ्ट पकड़ी और ऊपर पहुंचकर एचआर का कमरा ढूंढ लिया।
थोड़ी ही देर में फॉर्मेलिटीज पूरी की और अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन ठोक दिए। लेकिन साइन करते ही मुझे फरमान मिला कि सीधा 36वां फ्लोर पर जाकर प्रेसिडेंट ऑफिस को सपोर्ट करो। मैंने हकबकाकर पूछा, अरे सुनिए, 36वां फ्लोर तो मैडम सीईओ हु का इलाका है ना? एचआर वाले ने कहा, हाँ बिल्कुल, यह भर्ती असल में सीईओ हु के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के लिए ही हुई थी। अबे साला सत्यानाश, मैं हूँ न्यान न्यान का सेक्रेटरी कैसे बन गया बे? मैंने मासूम सा मुंह बनाकर गुजारिश की। सुनिए, मुझे बचाने का कोई रास्ता है क्या? मुझे किसी और मैनेजर के नीचे भेज दो ना। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं मैं रायता ना फैला दूं। एचआर वाला आंखें तरेर कर बोला, अबे तुझे पता भी है कितने लोग प्रेसिडेंट ऑफिस में घुसने के लिए एक दूसरे का खून बहाने को तैयार रहते हैं, और तू यहाँ नखरे दिखा रहा है। अरे नखरे नहीं दिखा रहा, मुझे सच में डर लग रहा है। अबे डर किस बात का? सेक्रेटरी बन रहा है, कोई इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंग लड़ने थोड़ी जा रहा है। वैसे भी तुझ जैसे नए नवेले बंदे को सिर्फ छोटे मोटे चाय पानी और फाइल्स इधर उधर करने के काम मिलेंगे। तुझे सीईओ की शक्ल तक देखने को नहीं मिलने वाली। उनके साथ डायरेक्ट काम करने का मौका तो कंफर्म होने के बाद मिलता है। चलो बढ़िया है, शक्ल नहीं दिखेगी तो सुकून रहेगा। भले ही मैंने माल जेब में डालकर अजनबी बनने का प्रॉमिस किया था, लेकिन फिर भी सामने आ जाती तो माहौल बड़ा अजीब हो जाता। मैंने कहा, जी ठीक है, मैं अभी तुरंत ऊपर निकलता हूं। एचआर वाले बंदे ने मेरी तरफ देखकर जोड़ा, ऊपर पहुंचते ही सीधे टीम लीडर सांग से मिलना। जी थैंक यू सर। 36वां फ्लोर पर पहुंचकर मैंने प्रेसिडेंट ऑफिस का वर्क एरिया ढूंढ निकाला। हेलो, मैं नया एम्प्लॉय ली चैन हूं। एचआर ने मुझे प्रेसिडेंट ऑफिस में रिपोर्ट करने भेजा है। एक बंदा अकड़ कर खड़ा हुआ। मैं सांग तियान जी हूं, प्रेसिडेंट ऑफिस का टीम लीडर। तेरी डेस्क वो कोने में है। मैं अपनी डेस्क पर जाकर बैठा ही था कि सांग तियान जी फाइल्स का एक पहाड़ उठाकर मेरी टेबल पर पटक गया। यह प्रेसिडेंट ऑफिस के रूल्स और सावधानियों की बुकलेट है, इसे ध्यान से चाट ले और इस फाइल्स के ढेर को डेट के हिसाब से अलग अलग छांट कर रख। वो थोड़ा रुका और रोबदार आवाज में ज्ञान पेलने लगा। और सुन, नए नवेले हो तो दिन भर काम चोरी करने के सपने मत देखना। ईमानदारी और ध्यान से काम कर। कुछ समझ ना आए तो अपने सीनियर्स के पैर पकड़कर पूछ लेना। मैंने उस सांग तियानजी को ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे पहली नजर में ही समझ आ गया कि यह बंदा बड़ा चालाक और खूसट किस्म का है। मैंने फाइल्स के पहाड़ को देखा और लंबी सांस खींचकर बोला, जी समझ गया। सांग तियानजी 2 कदम आगे बढ़ा, फिर मुड़कर मुझे घूरते हुए बोला, और हाँ, मैडम सीईओ का केबिन उस गलियारे के आखिरी कोने में है। बिना किसी काम के वहां भटकने की हिम्मत मत करना। अगर कोई काम होगा तो मैं खुद तुझे आवाज लगा लूंगा। हाँ, मेरी भी कोई मरी नहीं जा रही वहां जाने के लिए। भगवान करे मुझे कभी वहां न जाना पड़े। जैसे ही सांग तियानजी दूर गया, मैंने राहत की सांस ली और धीरे से बड़बड़ाया, चलो, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। उधर केबिन के अंदर दुश्मनों का आमना सामना तो होना ही था। हु नियान नियान अपनी चेयर पर टेक लगाकर बैठी सोच रही थी कि ऐसा हैंडसम और स्मार्ट दिखने वाला लड़का इतना जहरीला और कड़वी जुबान वाला कैसे हो सकता है, जो सिर्फ लोगों की बोलती बंद करने के लिए ही पैदा हुआ हो। सुबह के 10:30 बज चुके हैं। क्या वो साला आज काम पर आ भी रहा है या नहीं? वैसे तो उसे मेरे डर से मुंह छुपाकर दूर रहना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की खोपड़ी का वो सिर फिरा है, कुछ कह नहीं सकते। यह सोचते ही उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। लिन शियाओ, तुरंत अंदर आओ। 1 मिनट के अंदर दरवाजे पर दस्तक हुई और लिन शियाओ अंदर घुसा। मैडम सीईओ, मेरे लिए क्या हुक्म है? कंपनी ने अभी एक नया असिस्टेंट हायर किया था ना, जाकर चेक करो कि वो बंदा ड्यूटी पर आया है या नहीं। लिन शियाओ मन में चौंका। अबे बड़ा अजीब है, मैडम को कब से एक छोटे मोटे असिस्टेंट के आने जाने की इतनी फिक्र होने लगी। जी मैडम, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। रुकने को कहा मैंने। लिन शियाओ। लिन शियाओ मुड़ा। उसकी शक्ल पर साफ लिखा था, मुझे पता था दाल में कुछ काला है। हूं नियान नियान थोड़ी हिचकिचाई और बोली, बस इतना कंफर्म करना कि वो आया है या नहीं। उस नए बंदे को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, और न ही किसी और को पता चले कि मैंने तुझे भेजा है। लिन शियाओ के अंदर का गॉसिप का कीड़ा जोर जोर से कुलबुलाने लगा। जी मैडम, बिल्कुल समझ गया। वो मुड़ा और केबिन से बाहर निकल गया। सांग तियानजी वहां फाइल्स देख रहा था। जैसे ही उसने लिन शियाओ को आते देखा, तुरंत दुम हिलाता हुआ आगे बढ़ा। अरे लिन साहब, आप यहाँ कैसे? कोई खास काम था क्या मेरे लिए? कुछ खास नहीं, बस ये पूछने आया था कि वो नया असिस्टेंट काम पर आया या नहीं।
अगर नहीं आया तो एचआर को दूसरा बंदा देखना पड़ेगा। सांग त्यानजी मन में सोचने लगा, अबे ये नया असिस्टेंट आया या मरा, इससे इस लिन शियाओ को क्या लेना देना। वो मुंह बनाकर बोला, हाँ आ गया है वो, सुबह ऑन बोर्डिंग पूरी करके प्रेसिडेंट ऑफिस में ही सड़ रहा है। लिन शियाओ ने सिर हिलाया, चलो बढ़िया, फिर कोई बात नहीं। इतना कहकर वो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया। सांग त्यानजी उसकी जाती हुई पीठ को घूरता रहा और मन ही मन राहत की सांस ली। पहले तो उसे लगा कि नए लड़के की कोई बहुत बड़ी पहुंच है जो असिस्टेंट लिन खुद पूछने आया, लेकिन बाद में लगा कि यह तो बस नॉर्मल हाजिरी चेक करने आया था। सांग त्यानजी ने सोचा, अगर साले की कोई बड़ी सिफारिश होती तो सुबह मैंने जिस रूखेपन से उसे भगाया था और कैंटीन का कार्ड तक नहीं दिया था, वो अब तक मेरी लंका लगा चुका होता। वो वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा और फाइल्स पलटने लगा। आखिर टीम लीडर होने के नाते नए बंदों को दबाकर रखना ही तो उसका पुराना स्टाइल था। नए लड़कों को कभी सीधी उंगली से घी नहीं देना चाहिए, वरना वो सिर पर चढ़ने लगते हैं। शुरुआत में ही एक करारा झटका दे दो ताकि उन्हें पता रहे कि यहाँ का बॉस कौन है। लिन शियाओ ने केबिन में जाकर रिपोर्ट दी, मैडम सीईओ, नया असिस्टेंट काम पर हाजिरी दे चुका है। हु नियॉन ने ठंडे अंदाज में कहा, ठीक है, जाओ अपना काम करो। वो मन ही मन मुस्कुराई, बड़ा आया, कल तो मेरे सामने 15 मिलियन के लिए ऐसे मोल भाव कर रहा था जैसे बहुत बड़ा शहंशाह हो, और आज देखो कैसे भीगी बिल्ली बनकर नौकरों की तरह टेबल पर बैठा है। इधर मैं पूरे ध्यान से प्रेसिडेंट ऑफिस की वो पकाऊ बुकलेट पढ़ रहा था कि अचानक ऑफिस में चहल पहल और शोर मच गया। अबे चलो, लंच का टाइम हो गया, खाना खाने चलते हैं। मेरे पास बैठी एक एम्प्लॉय बोली, हमारे डिपार्टमेंट में लोग ज्यादा हैं, इसलिए कैंटीन जाने की शिफ्ट बंटी हुई है। रोज 11:50 पर नीचे पहुंच जाना। मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, मेरा नाम ली चेन है, मैं आज ही आया हूँ। उसने हाथ मिलाया, मैं रेन लेई हूँ, मुझे 3 महीने हो गए यहाँ, और अभी कुछ दिन पहले ही पक्का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। मैंने पूछा, अरे सुन, मेरे पास तो कैंटीन का कार्ड ही नहीं है, मैं कैसे खाना खाऊं। उसने बताया, उस खूसट टीम लीडर सांग से जाकर टेम्परेरी कार्ड मांग ले, जब तेरा असली आईडी कार्ड आ जाएगा तो उसी से सब काम हो जाएगा। सांग त्यानजी वहीं से बाहर निकलने ही वाला था। मैंने आवाज दी, टीम लीडर सांग, मेरे पास मील कार्ड नहीं है, मुझे पता चला कि टेम्परेरी कार्ड आपसे मिलेगा। सांग त्यानजी ने बहुत ही अनमने मन से दराज खोली और कार्ड फेंकते हुए बोला, जब असली कार्ड मिल जाए तो इसे तुरंत वापस कर देना। जी, समझ गया। सांग तियानजी मुंह बनाकर निकल गया। रेन लई बुदबुदाया, साला कमीना, जब मैं नया आया था तब इसने मुझे टेम्परेरी कार्ड के बारे में बताया तक नहीं था। मुझे कई दिनों तक बाहर जाकर खाना पड़ा था। मैंने कहा, अबे वो टीम लीडर है, ऐसी घटिया हरकतें कैसे कर सकता है। अबे उसकी साली एचआर की डिप्टी मैनेजर है, इसीलिए उसके अंदर इतना एटीट्यूड भरा रहता है। सच बताऊं तो चमचों को छोड़कर बाकी सब उससे नफरत करते हैं। देख ली चैन, ये बात बाहर मत फैलाना, तू मुझे नया और सीधा बंदा लगा इसलिए बता दिया। मैंने हंसकर कहा, अरे बेफिक्र रह, मेरे पेट में बातें पच जाती हैं। चल फिर, तुझे कैंटीन की सैर करा लाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। रास्ते भर रेनलेई मुझे कंपनी के अंदर की पॉलिटिक्स के बारे में समझाता रहा, जिसके लिए मैं मन ही मन उसका शुक्रगुजार था। कैंटीन में खाना खाते हुए मैं सोच रहा था कि इस हु कॉरपोरेशन का मैनेजमेंट भी कोई दूध का धुला नहीं है। जब हु नियान नियान के चेले छपाटे इस घटिया लेवल के हैं, लेकिन यह बात भी तय थी कि सांग तियानजी जैसे दो मुंहे सांप हु नियान नियान के सामने तो पूंछ हिलाते होंगे और चापलूसी की सारी हदें पार कर देते होंगे। खाना खाकर डिपार्टमेंट में वापस आकर मैं पैंट्री में पानी पीने जाने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने कदम आगे बढ़ाया, एक फीमेल कलीग ने सीधा अपना खाली कप मेरे मुंह पर तान दिया। जा ही रहा है तो मेरे लिए भी ले आ, शक्ल से तो बड़ा साफ सुथरा और सीधा दिखता है रे तू। उसके मुंह से इतनी बदतमीजी और अकड़ से भरा लहजा इतनी आसानी से कैसे निकल रहा था बे। तभी एक और बंदा चिल्लाया, मेरे लिए भी एक कप भर लाना। मुझे नया बंदा देखकर इन लोगों ने मुझे अपना फ्री का नौकर समझ लिया था। ये तो सीधे सीधे नए बंदे की बुलिंग थी। रेनलेई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो मेरे लिए स्टैंड लेने ही वाला था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से उसका कोई नुकसान हो या वो इन लोगों से दुश्मनी ले। मेरी बात अलग थी भाई, जब 13 मिलियन जेब में पड़े हों तो दिल में किसी का बाप भी डर पैदा नहीं कर सकता। मैंने सीधे मुंह पर बजाया, ए जनाब और मैडमों, आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है, तुम्हारी दाई या नौकर का पहला दिन नहीं। क्या तुम लोगों के हाथ पांव में लकवा मार गया है या अपाहिज हो चुके हो तुम सब? खुद से एक गिलास पानी भरकर पीने की औकात नहीं बची क्या तुम लोगों की? उस औरत की शक्ल का रंग ही उड़ गया।
वो चिल्लाई, अबे ओए नए लड़के, एक कप पानी मांगने में तेरा क्या चला गया बे? मैंने हंसकर कहा, गलत कुछ नहीं है मैडम, बस मुझे यह जानने की बीमारी है कि जब आपके हाथ पांव सही सलामत हैं तो अपना गंदा कप मेरे मुंह पर क्यों तान रही हैं? क्या आपके दिमाग में पानी भर गया है जो हाथ काम नहीं कर रहे, या आपकी चमड़ी इतनी ढीठ और बेशर्म हो चुकी है कि बेसिक तमीज भी भूल गई है? एक दूसरा बंदा कप हाथ में लिए कुर्राया, अबे ओए, बेशर्म और ढीठ किसको बोल रहा है बे तू? मैंने उसकी तरफ उंगली उठाई, तुझे ही बोल रहा हूं साले, कान में ढेंचू भरा है क्या? क्या मैं तेरा रिलेटिव लगता हूं जो मुझसे ऐसे काम करवा रहा है? आते ही मुंह पर कप ठोक दिया। एक एक्सक्यूज मी तक बोलने की तमीज नहीं है। तेरी माँ ने तुझे तमीज नहीं सिखाई क्या? या तुझे लगता है कि नया बंदा आया है तो तुम्हारे पैरों में गिरकर गुलामी करेगा? एक सीनियर चिढ़कर बोला, आजकल के नए लड़कों के तेवर तो देखो, हम सीनियर्स से भी ज्यादा नवाब बन रहे हैं। लोगों ने तो बस रास्ते में पानी लाने को कहा था, इसमें इतना बवंडर खड़ा करने की क्या जरूरत है? मैंने चीख कर कहा, रास्ते में? इसे रास्ते में लाना कहते हैं? चार चार कप्तान दिए हैं, मेरे पास दो ही हाथ हैं साले। ये मदद मांग रहे हो या मुझे अपना खानदानी नौकर बना रहे हो? एक काम करो ना, मैं आपके लिए स्पेशल चाय बनाकर लाता हूँ, साथ में स्नैक्स सजाता हूँ और पैर दबाते दबाते तुम्हें पिलाता हूँ, कैसा रहेगा? मैं यहाँ हूँ कॉरपोरेशन में जॉब करने आया हूँ, तुम लोगों की गुलामी करने नहीं। अगर चाय पानी पिलाने वाले नौकर चाहिए तो अपने घर जाओ और दाई रखो। कंपनी में आकर अपनी ऐसी घटिया और बेशर्म हरकतें मत फैलाओ। हु कॉरपोरेशन ने तुम्हें काम करने के पैसे दिए हैं, नए लड़कों पर अपनी नवाबियत झाड़ने के नहीं। तभी सांग त्यांजी प्रकट हुआ और गुर्राया, एक नया बंदा आकर सीनियर्स की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में तुझे यहाँ के रूल्स अपने आप समझ आ जाएंगे। मैंने सीधे सांग त्यांजी की आंख में आंख डालकर कहा, रूल्स? कौन से रूल्स? इतनी देर से यहाँ इतना तमाशा हो रहा था तब तो तू बहरा बना बैठा था, और जैसे ही मैंने सीईओ का नाम लिया तू तुरंत हाजिर हो गया। तेरी इस फुर्ती को देखकर तो लगता है कि तुझे फायर ब्रिगेड में होना चाहिए था। यहाँ फालतू में अपनी प्रतिभा बर्बाद कर रहा है। उसी वक्त बाहर गलियारे में हु नियान और लिन शियाओ प्रेसिडेंट ऑफिस के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें अंदर से भयानक चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। पहले तो वो बिना ध्यान दिए आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन अगले ही पल सीईओ शब्द उसके कानों में जोर से गूंजा। मेरी कड़क आवाज पहचानते ही हु नियान के कदम वहीं थम गए और वो बाहर खड़ी होकर अंदर का पूरा ड्रामा सुनने लगी। सांग तियानजी गुस्से में कांपते हुए बोला, तू तू बहुत ज्यादा बदतमीज और घमंडी है। मैंने चीख कर कहा, मैं घमंडी हूं? ए टीम लीडर के नाम पर धब्बे। जब यह पुराने लोग मिलकर नए बंदे को परेशान कर रहे थे तब तू कहां छुपा बैठा था? इन तीनों ने मिलकर मेरे मुंह पर कप ठोक दिए और मुझे अकेले पानी भरने पर मजबूर कर रहे थे। तब तेरी ईमानदारी कहां घास चरने गई थी? और अब जब मैं सीईओ से इस बात का हिसाब मांगने की बात कर रहा हूं तो तू बीच में कूदकर मुझ पर सीनियर्स से पंगा लेने का इल्जाम लगा रहा है। टीम लीडर सांग, तेरी मैनेजमेंट करने की औकात और इंटेंशन दोनों ही पूरी तरह से सड़ी हुई हैं। सांग त्यांजी चिल्लाया, ली चेन, एक नया बंदा होने के नाते अगर लोगों ने तुझसे पानी मांग लिया तो तुझे क्या तकलीफ है बे? कौन सा नया बंदा इस दौर से नहीं गुजरता? तू अकेला कौन सा नवाब का बच्चा है जो इतने नखरे दिखा रहा है? मैंने एक कदम आगे बढ़ाकर उसकी छाती पर उंगली धराई। हाँ, हूं मैं नवाब का बच्चा। तो क्या उखाड़ लेगा? क्या नया बंदा आते ही तुम लोगों का गुलाम बन जाता है? क्या यह घटिया रूल हूं कॉरपोरेशन की हैंडबुक में लिखा है या यहाँ की दीवारों पर छापा गया है? चल फिर, क्या मैं अभी जाकर मैडम सीईओ हु से पूछूं कि क्या उन्हें इस नीच रूल के बारे में पता है? मेरे पहले ही दिन तुम लोगों ने मुझे इतना बड़ा सबक सिखा दिया। अब समझ आया कि हु कॉरपोरेशन का असली कल्चर क्या है। नए लड़कों को प्रताड़ित करना और उन्हें परेशान करना। पहले मुझे लगता था कि हु कॉरपोरेशन बहुत महान कंपनी है, लेकिन आज पता चला कि यहाँ का मैनेजमेंट इतना घटिया है और एम्प्लॉयज का लेवल इतना कचरा है। वैसे मैडम सीईओ के राज में ऐसी ही कंपनी होगी ना? जैसी मालकिन वैसी कंपनी, दोनों के दोनों अंदर से पूरी तरह सड़े हुए। बाकी एम्प्लॉयज तो इस ताने का मतलब नहीं समझे। लेकिन बाहर खड़ी हुई नियान को एक एक शब्द सीधे मिर्ची की तरह लगा। उसका चेहरा गुस्से के मारे एकदम पीला पड़ गया। पीछे खड़ा लिन शियाओ तो अपनी हंसी रोकते रोकते मर गया। हा हा हा, बंदे ने सीधे सीईओ को ही सड़ी हुई बोल दिया। जब सांग तियानजी ने मुझे कंपनी और सीईओ की धज्जियां उड़ाते सुना तो उसकी डर के मारे हवा निकल गई कि कहीं बात ऊपर न पहुंच जाए, इसलिए वो तुरंत थोड़ा नरमाई से बोला, अरे अगर तुझे सहकर्मियों के लिए पानी नहीं लाना तो मत ला। बात को इतना तूल देकर राई का पहाड़ क्यों बना रहा है?
मैंने जोर से ठहाका मारा। वाह सांग साहब, कितनी आसानी से बोल दिया। अगर आज मैं चुप रहता और अपनी आवाज ना उठाता तो कल को मुझे तुम सब लोगों के लिए नाश्ता लेने भी दौड़ना पड़ता। एक टीम लीडर होकर तूने इन लोगों को रोकने की बजाय मुझे ही चुप रहने और सहने का ज्ञान पेल दिया। तो तेरे घटिया लॉजिक के हिसाब से जो प्रताड़ित हो रहा है वो चुपचाप अत्याचार सहे तो समझदार, और अगर अपने हक के लिए लड़े तो राई का पहाड़। वाह बेज्ञानी। हूं न्यान न्यान बाहर बिना किसी रिएक्शन के सब सुन रही थी। यह नया असिस्टेंट सच में बेहद निडर और खूंखार निकला। सहकर्मियों की क्लास लगाना तो ठीक था, लेकिन बीच में सीईओ को लपेटना, और वो भी इतनी सफाई से। बाप रे। हुनियान यान कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ी रही, फिर एटीट्यूड में अंदर दाखिल हुई। लिन शियाओ तुरंत उसके पीछे पीछे अंदर घुसा। मेरी पैनी नजर ने दरवाजे से दो लोगों को अंदर आते देखा तो मैंने तुरंत सिर घुमाया। और भाई साहब, सिर्फ एक सेकंड के अंदर मेरा चेहरा ऐसे बदल गया जैसे मैं दुनिया का सबसे शरीफ, मेहनती और सीधा साधा एम्प्लॉय हूं। न्यान न्यान की तीखी नजर सांग तियानजी पर जाकर टिकी। किस बात का तमाशा बना रखा है यहाँ? सांग तियानजी हकलाने लगा। अरे अरे मैडम सीईओ, कुछ नहीं, बस नए और पुराने एम्प्लॉयज के बीच एक छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था। छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग? हु न्योनन्यान की आवाज इतनी ठंडी थी कि सांग तियानजी का चेहरा पीला पड़ गया। हु न्योनन्यान ने लिन शियाओ की तरफ देखा, और लिन शियाओ एक झटके में उसका इशारा समझ गया। लिन शियाओ आगे बढ़कर कड़क आवाज में बोला, टीम लीडर सांग, प्रेसिडेंट ऑफिस के वर्क फ्लो और अनुशासन की पूरी रिपोर्ट सुधार कर कल सुबह तक मेरे टेबल पर जमा करो। लिन शियाओ ने उन तीनों एम्प्लॉयज को घूरते हुए कहा, और अगर किसी को यहाँ हु कॉरपोरेशन में दादागिरी झाड़ने का शौक है तो वो आज ही अपना इस्तीफा दे दे, वरना जब कंपनी लात मारकर निकालेगी तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। उन तीनों की शक्लें नीली पीली पड़ गईं। मन ही मन पछता रहे थे कि इस सिर फिरे से पानी क्यों मांगा, लेकिन साथ ही सबके सामने बेइज्जत होने की वजह से मुझसे और सख्त नफरत करने लगे थे। हुनयान ने मुझ पर एक तिरछी नजर डाली और मटकती हुई अपने केबिन की तरफ निकल गई। लिन शियाओ उसके पीछे गया, लेकिन जाने से पहले मुझे एक सैल्यूट मारने वाली और कौतूहल भरी नजर से देखा। मैंने रेन लेई से बड़े प्यार से कहा, अरे सुन, मैं पानी पीने जा रहा हूं, चलेगा क्या? चल साथ चलते हैं। रेन लेई आंखें फाड़कर बोला, ली चेन, तू क्या जहरबंदा है यार? क्या क्लास लगाई है तूने उनकी? मैंने कंधे उचकाए। अबे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अबे सामने साक्षात मैडम सीईओ खड़ी थी, तुझे जरा भी डर नहीं लगा? मैंने तो मन ही मन सोचा। अबे मैंने तो उसके मुंह पर ही उसे सुना दिया, अब डर किस बात का? मैंने मुंह बनाकर कहा, अबे डरना क्यों? क्या मैंने कोई चोरी की है या गलत किया है? वैसे उन तीनों नमूनों के नाम और हिस्ट्री क्या है? रेन लेई ने फुसफुसाते हुए बताया, वो औरत लियू मेइली है, 2 साल से यहाँ है और टीम लीडर की चापलूसी करने में नंबर 1 है। वो मोटा सा बंदा काई मिंग शिंग है, 2.5 साल से है, लियू मेइली की ही बिरादरी का है, जिधर पलड़ा भारी उधर लुढ़क जाता है। और वो तीसरा जो डिंगजेन है, 4-5 साल से यहीं सड़ रहा है, कभी प्रमोशन मिला नहीं, अंदर से सड़ चुका है और बस नए लड़कों को परेशान करके अपनी पावर महसूस करता है। मैंने सिर हिलाया और तीनों के नाम अपने दिमाग के बही खाते में नोट कर लिए। यह तीनों सांग तियानजी के खास चमचे थे जो दिन रात उसकी चापलूसी करते थे, और सांग तियानजी को भी अपनी चापलूसी करवाना पसंद था, इसलिए हर मामले में उनका पक्ष लेता था। रेन लेई दुखी होकर बोला, जब मैं नया आया था तो इन्होंने मुझसे भी यह सब करवाया था, तब मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं 1 महीने तक सहता रहा। बाद में एक एम्प्लॉय ने मुझे चुपके से बताया कि नए बंदों को परेशान करना यहाँ का रोज का धंधा है। मैंने भौहें तानी, अबे तो कोई इनकी बैंड नहीं बजाता क्या? कौन बजाएगा? सांग तियानजी खुद टीम लीडर है, जब वही हरामखोरी को बढ़ावा दे रहा है तो कौन रोकेगा? ऊपर से वो तो खुद चाहता है कि नए लड़कों की अकड़ तोड़ दी जाए, ताकि वो उसकी पालतू बिल्ली बनकर रहे। पहले एक बंदे ने हिम्मत करके सांग तियानजी से शिकायत की थी। नतीजा क्या हुआ? सांग तियानजी ने उल्टे उसी को डांट दिया कि तेरे अंदर टीम वर्क और एकता की कमी है। वो बेचारा 2 महीने काम करके इस्तीफा देकर भाग गया। मैंने थूकते हुए कहा, तभी साले इतने शेर बनते हैं, पीछे सांग तियानजी का हाथ जो ठहरा। और नहीं तो क्या, लेकिन आज तूने जो तमाशा खड़ा किया है ना, उससे इनकी हवा निकल गई होगी। आखिर मैडम सीईओ ने खुद दखल दिया है, अब सांग तियानजी की भी हिम्मत नहीं होगी खुल्लम खुल्ला पंगा लेने की। चल, लंच टाइम खत्म होने वाला है, काम पर चलते हैं। ऑफिस में घुसते ही देखा कि लियू मेइली, काई मिंग शिंग और जू डिंगजेन तीनों आपस में सिर छोड़कर खुसर फुसर कर रहे थे।
जैसे ही मैंने कदम रखा, तीनों की 6 आंखें एक साथ मुझ पर टिक गईं। मैंने अपनी नजरें चुराने की बजाय सीना तान कर सीधा उनकी आंखों में आंखें डालकर घूरा। अबे मुझसे नफरत करने वालों की दुनिया में कमी नहीं है। तुम तीनों टटपुंजियों की क्या औकात है मेरे सामने? उधर केबिन में हूं न्योनन्यान गुस्से में सोच रही थी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि प्रेसिडेंट ऑफिस का इतना कबाड़ा हो चुका है। नए बंदों को सताना, गुटबाजी करना, वर्क प्लेस पर दादागिरी। कोई ताज्जुब नहीं कि लोग यहाँ टिकते नहीं और नौकरी छोड़ भागते हैं। प्रेसिडेंट ऑफिस का काम सपोर्ट देना है, न कि किसी टीम लीडर का अपने चमचों के साथ मिलकर नए लड़कों का शोषण करना। हुनयाननियान ने लिन शियाओ पर गुस्सा निकाला। तूने उस सांग तियानजी जैसे घटिया बंदे को टीम लीडर क्यों बनाया था? लिन शियाओ ने सिर झुकाया। मैडम सीईओ, मेरी गलती है। मुझसे सच में चूक हो गई। कुछ महीने पहले प्रोजेक्ट्स का इतना बोझ था और पुराना टीम लीडर भाग गया था। सांग तियानजी बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता था और ऊपर ऊपर से बड़ा वफादार दिखता था। ऊपर से उसकी साली एचआर की डिप्टी मैनेजर है। उसने बातों बातों में सिफारिश की थी तो मैंने बिना सोचे समझे इसे प्रमोट कर दिया। हूं न्यान की भौहें तन गई। क्या तू उसकी साली के साथ गुलझर्रे उड़ा रहा है क्या? लिन शियाओ के पसीने छूट गए। नहीं नहीं मैडम, मीटिंग में बस ऐसे ही बात निकली थी। मुझे लगा किसी को भी बना दो, क्या फर्क पड़ता है? हूं न्यान बोली। सांग तियानजी का काम तो बकवास है ही, उसका कैरेक्टर भी नीच है। लिन शियाओ बोला। मैडम, अगर वो आगे भी गुटबाजी करे तो उसे लात मारकर निकाल फेंकेंगे। हूं न्यान ने खास ताकीद की। और खास ध्यान रखना, उस नए असिस्टेंट पर हाथ भी नहीं पड़ना चाहिए, उसे कोई सताने ना पाए। लिन शियाओ के दिमाग में घंटी बजी। अबे दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। मैडम, कब से किसी एम्प्लॉय, वो भी एक लड़के की इतनी चिंता करने लगी? उसने हिम्मत जुटाकर चुटकी ली। मैडम सीईओ, आप उस नए असिस्टेंट पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान और स्पेशल ध्यान नहीं दे रही? हूं न्योननियान एक पल को थमी, फिर चेहरे पर बर्फ सी ठंडक लाकर उसे घूरती हुई बोली। अपनी फालतू की उत्सुकता अपनी जेब में रख। जो काम दिया है वो शांति से कर, वरना अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुझे सीधा अफ्रीका ब्रांच पार्सल कर दूंगी। लिन शियाओ ने चोरी छिपे देखा कि मैडम की जहरीली धमकी के बावजूद उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई थी। लिन शियाओ का दिमाग नाच उठा। अबे मैडम ने मना नहीं किया, सच में मना नहीं किया। हा हा हा, हमारी कड़क सीईओ का दिल किसी लड़के पर आ चुका है। मुझे लगता था कि इन्हें मर्दों से सख्त नफरत है, लेकिन मैडम तो चुपके से अपना मजनू ढूंढ चुकी हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है तो तुरंत चेयरमैन साहब के कानों तक पहुंचानी पड़ेगी। प्रेसिडेंट ऑफिस टीम लीडर सोंग, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स छांट दिए हैं। सोंग तियानजी ने मेरी तरफ देखा और बोला, टेबल पर रख दे। मैंने एकदम रोबोट की तरह बिना किसी इमोशन के डॉक्यूमेंट्स टेबल पर पटके और बोला, टीम लीडर सोंग, एचआर से मैसेज आया है कि एम्प्लॉय कार्ड बांटे जा रहे हैं, छुट्टी का टाइम भी हो ही गया है, तो क्या मैं अपना कार्ड लेने निकल जाऊं? उसने बस कहा, हूं, हाथ में अपना चमकता हुआ कार्ड थामे। जैसे ही मैं लिफ्ट से बाहर निकला, सामने से आती हुई हुआओ नियान नियान से टकरा गया। जैसे ही मैं एकदम अनजान बनकर बगल से कटने ही वाला था, ली चैन, तू सच में ऐसा नाटक कर रहा है जैसे मुझे जानता ही नहीं। मैंने अपनी आंखें ऊपर मटका दी। अरे मैडम, क्या मैं आपके दूसरे प्रपोजल की शर्त पूरी नहीं कर रहा? अब क्या हुआ? इरादा बदल गया क्या? पहले ही बता रहा हूं, पैसे तो मैं वापस बिल्कुल नहीं करने वाला। मेरी इस पैसों की भूख को देखकर हुआओ नियान नियान की हंसी छूट गई। मैंने कब कहा कि पैसे वापस कर? मुझे तो बस लगा कि जब तू हुआओ कॉरपोरेशन में ही काम करता है तो यूं हमेशा अनजान बनने की नौटंकी बड़ी अजीब लगती है। आगे से नॉर्मल तरीके से हेलो हाय कर लिया कर। और उसकी ये कातिलाना स्माइल सीधा असिस्टेंट रूम से बाहर निकल रहे लिन शियाओ की आंखों में जा फंसी। लिन शियाओ तो वहीं का वहीं पत्थर बन गया। हमारी खूंखार सीईओ साहिबा मुस्कुराई, और वो भी इतनी गजब की बत्तीसी दिखाकर। वो तुरंत दबे पांव वापस ऑफिस में खिसक गया और बिजली की रफ्तार से फोन निकालकर चेयरमैन हुआ लानकसीन को कॉल ठोक दिया। चेयरमैन साहिबा, मैं लिन शियाओ बोल रहा हूँ, एक बहुत बड़ा धमाका है। हमारी सीईओ मैडम की लाइफ में लगता है कोई रोमांटिक ट्विस्ट आ गया है। चेयरमैन जी, आपने देखा नहीं, मैडम आज इतनी प्यार से मुस्कुराई है ना। मैं इतने सालों से उनके साथ काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा जलवा पहली बार देखा है। क्या नाम है उस लौंडे का? उम्र कितनी है? कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है? दिखने में कैसा है? और उसका नेचर कैसा है रे? नेचर? अब कैसे बताऊं? आज ऑफिस में उसने अकेले ही टीम लीडर और 3 सीनियर चमचों की ऐसी बोलती बंद की कि सब पानी मांगने लगे।
जबान इतनी तेज चलाता है कि कोई उसे हल्के में लेने की भूल नहीं कर सकता। हा हा, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। लिन शियाओ, मेरी तरफ से उस लड़के पर पूरी नजर रख। ऑफिस के वो अंधे उल्लू के पट्टे मेरे होने वाले दामाद को परेशान न करने पाए। आप बेफिक्र रहिए चेयरमैन जी। सीईओ मैडम ने तो मुझे पहले ही हुक्म दे दिया है कि उस लड़के का खास ख्याल रखा जाए। तब तो मजा ही आ गया। लगता है आखिरकार हमारी नियान नियान को कोई पसंद आ ही गया। मुझे तो लगा था कि उस बेवफा धोखेबाज की वजह से मेरी बेटी का शादी से विश्वास ही उठ गया है। अब जाके किसी ने उसके चेहरे पर हंसी लौट आई है। अब एक माँ होने के नाते मैं उसके रास्ते का कांटा तो बिल्कुल नहीं बनूंगी। लेकिन अब अपनी बेटी की सेटिंग कैसे कराऊं? खुद बीच में कूदी तो काम बिगड़ जाएगा। वो अपनी इज्जत की बड़ी पक्की है। पता चला तो बवाल काट देगी। छुपके से कोई चाल चलूं? ना बाबा ना। लौंडा श्योर शॉट तेज तर्रार लगता है। ज्यादा उंगली की तो दांव उल्टा पड़ जाएगा। हाँ, कंपनी से ही खेल शुरू करती हूँ। मेरा भावी दामाद प्रेसिडेंट ऑफिस में काम करता है, मतलब मौकों की कोई कमी नहीं। मैं चेयरमैन बनकर इंस्पेक्शन के बहाने दो चार चक्कर मारूंगी तो जान पहचान तो हो ही जाएगी। फिर धीरे धीरे दूरियां मिटाऊंगी और बहती गंगा में हाथ धोकर इन बच्चों की जोड़ी जमा दूंगी। एकदम परफेक्ट। ओल्ड जाओ, अगले बुधवार के मेरे सारे प्लान कैंसिल कर दे। मुझे कंपनी के डिपार्टमेंट्स का इंस्पेक्शन करने जाना है। इधर कॉरिडोर में हुआओ नियान नियान की बात सुनते ही मैं एकदम सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और बिना किसी एक्सप्रेशन के चिल्लाया, नमस्ते सीईओ हुआओ। फिर थोड़ा सिर टेढ़ा करके उसे घूरते हुए बोला, अब ठीक है? काफी नॉर्मल लगा? या थोड़ा झुककर साष्टांग प्रणाम भी ठोकूं? तेरी सगाई तोड़ने के मैटर का क्या हुआ? कहां तक पहुंची बात? कुछ चिंगचेंग बोल रहा था कि सेट कर रहा है। बस न्यूज का वेट करने को कहा है। तो वेट कर फिर। अगर वो काम नहीं कर पाया तो वैसे भी तेरे हाथ में उसका उद्धारी का पर्चा तो है ही। डर किस बात का है? सब सही हो जाएगा। वैसे उसने कुछ किया भी या नहीं? चल, आज मेरे साथ बाहर खाना खाने। अरे ना बाबा ना, बाहर खाने के नाम से ही मुझे ट्रॉमा हो जाता है। घर जाकर चादर तान के सोऊंगा तो ज्यादा शांति मिलेगी। ठीक है फिर, जल्दी जाके आराम कर। ये सुनते ही मैं पैरों में तेल लगाकर रफू चक्कर हो गया। शुक्र है, काम का पहला दिन फाइनली कट गया। अब सीन शिफ्ट होता है चेनफेंग ग्रुप के सीईओ के चमचमाते ऑफिस में। सीईओ साहब, मिस्टर जी और मिस झाओ की जो फाइलें आपने मांगी थी वो ये रही। मिस्टर जी और झाओ सीसी की सगाई सिर्फ दोनों कंपनियों के बिजनेस फायदे के लिए हुई है। आपस में कोई प्यार व्यार नहीं है। और तो और, झाओ सीसी मैडम बाहर एक से ज्यादा मर्दों के साथ रंगरलियां मना रही हैं। लीगल डिपार्टमेंट से कहो कि चेक करें क्या हमारी कंपनी का इन दोनों परिवारों से कोई बिजनेस कनेक्शन है। और लगे हाथ ये भी देख लें कि ये लोग कहीं कोई गैर कानूनी या झोल झाल वाला काम तो नहीं कर रहे। असिस्टेंट ने सिर हिलाया और दबे पांव बाहर निकल गया। उधर मैं घर लौटते वक्त सीधा सब्जी मंडी में घुसा। दिन भर मजदूरी करने के बाद अपने थके हारे शरीर को एक नंबर का मस्त खाना खिलाना तो बनता ही था। पैसा होने का यही तो मजा है, जो मन करे वो पे लो। दादी, मैं ली चेन बोल रहा हूँ। कैसा रहा काम का पहला दिन मेरे पोते? थक तो नहीं गया? अरे एकदम नॉर्मल था दादी। ऑफिस का काम कौन सा कुदाल चलाने वाला होता है। चलो बढ़िया है। वैसे इस वीकेंड घर आ रहा है ना? और क्या दादी, भला अपने घर आने से कोई मना करता है क्या? तो फिर तेरी दादी तेरे लिए तेरी पसंद की सारी डिश बनाकर तेरा इंतजार करेगी। दादी, फालतू में अपनी जान मत खपाओ। रोज रोज टूरिस्टों की खातिरदारी करके वैसे ही थक जाती होगी। अरे खाक थकती हूँ। तू तो जानता ही है अपनी दादी का फार्म हाउस लॉज। सब शहर के रईस लोग गाड़ियां लेकर आराम फरमाने आते हैं। दादी तो बस दोपहर के टाइम बिजी रहती है। वीकेंड पर वैसे ही भीड़ रहती है। मेरे लिए अलग से चूल्हा जलाने का नाटक मत करना। मैं खुद इस वीकेंड आकर आपका हाथ बटाऊंगा। चल ठीक है। खाना वाना खाया कि नहीं? हाँ दादी, पेट भरकर दबा के खाया। बढ़िया है। टाइम पर ठूंस लिया कर। काश दादी मेरे साथ शहर आकर रहने लगे तो गांव में अकेले इतनी घिसाई न करनी पड़े। इधर हमारी मैडम हुआओ नियान नियान जैसे ही अपने महल नुमा घर पहुंची। क्या हुआ रे? अपनी माँ को पहचानना भूल गई क्या? इतनी बड़ी हो गई फिर भी माँ की टांग खिंचाई करती है। हाँ सुन, आंटी झांग बोल रही थी कि अपने किसी दूर के भांजे से तेरी सेटिंग करानी है। मैंने तो हाँ कर दी है। जल्द ही तुम दोनों की डेट फिक्स कराती हूँ। मम्मी, मैंने 1000 बार बोला है कि मुझे अभी शादी वादी के झमेले में नहीं पड़ना। फालतू का टेंशन मत लिया करो। सब मेरी ही गलती है रे। अगर तेरे उस निकम्मे बाप और मैंने घर में इतना गंद न मचाया होता तो आज तेरा शादी के नाम से यूं भरोसा न उठ गया होता। सब मेरी ही फूटी किस्मत है।
लो, मैडम का रोना फिर शुरू हो गया। मम्मी हमेशा यही इमोशनल अत्याचार वाला कार्ड खेलती हैं और बेवकूफों की तरह मैं हर बार पिघल जाती हूँ। सच तो यह है कि उस जमाने में मम्मी ने झेला भी बहुत कुछ था। मम्मी, आपको तो पता ही है ना कि मुझे लड़कों में कोई हुआओ नियान नियान। बोलते बोलते अचानक रुक गई। अरे रुक, मैंने अभी कल ही तो ली चेन को शादी का प्रपोजल दिया था, लेकिन उस लालची की औलाद ने बिना एक सेकंड सोचे पैसों को चुन लिया। साला कितना चिड़चिड़ा है। पर अजीब बात यह है कि मुझे उसकी यही आदत और मस्त लगी। ऐसा क्यों? कम से कम वो सिर्फ पैसे का भूखा है, खूबसूरती का नहीं। हमारे इस अमीर खानदान के अय्याश लौंडों से तो 10,000 गुना बेहतर है। अरे, मैं तुझसे बात कर रही हूं, तू किस ख्याली दुनिया में खो गई? मम्मी, अगर आपके पास बहुत ज्यादा फालतू टाइम है ना, तो कंपनी का काम संभालो, सारा कचरा मेरे सिर पर मत फेंको। आप कैसी चेयरमैन हो जो पूरा काम छोड़कर घर में मक्खियां मार रही हो? जब तू छोटी थी तो क्या मैंने सब कुछ नहीं संभाला? अब तुझे बड़ा करके इस काबिल बना दिया है, तो जाहिर है सारा बोझ तुझे ही दूंगी। क्या तू चाहती है कि तेरी बूढ़ी माँ मरते दम तक घिसती रहे? हाय रे, मेरी प्यारी बेटी तो अब बिल्कुल ठंडी पड़ गई। मम्मी, जब तक आप मुझे इन अंधे अंधे ब्लाइंड डेट्स पर नहीं धकेलोगी, आप जो कहोगी मैं करूंगी। बस मेरी एक शर्त है। ओके, ये बात तूने खुद बोली है। ठीक है, तो 2 महीने के अंदर अंदर तुझे अपनी पसंद का कोई लौंडा ढूंढना होगा और उसे घर लाकर मुझसे मिलाना होगा। मम्मी, ये भी तो एक तरह से जबरदस्ती ब्लाइंड डेट पर भेजने जैसा ही हुआ ना। अगर तू राजी नहीं हुई तो कल ही आंटी झांग से कहकर उस लौंडे को सीधा हुआ कॉर्पोरेशन के ऑफिस में बुलवा लूंगी, ताकि पूरी कंपनी के सामने तेरी लाइव ब्लाइंड डेट हो सके। हुआओ नियान नियान ने मन ही मन उस नजारे की कल्पना की। आंटी झांग एक अनजान नौसिखिए को लेकर हुआओ कॉर्पोरेशन में सीना चौड़ा करके घूम रही हैं और पूरी कंपनी तमाशा देख रही है। सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत घुटने टेक दिए। ठीक है, 2 महीने के अंदर अपनी पसंद का बंदा घर लाकर खड़ा कर दूंगी। अरे कौन सी बड़ी बात है? टाइम आने पर पैसे देकर किसी को भी भाड़े पर हायर कर लूंगी। बोली चेन पैसों के लिए तो मरता ही है ना, वो तो एक टांग पर हाँ बोल देगा। ये हुई ना मेरी शेरनी। वैसे सुन, तेरे बाप का वो हरामी नाजायज बेटा तेरे पीछे पड़ा हुआ है। जरा बच के रहना, कहीं तेरे खिलाफ कोई घटिया चाल ना चल दे। मुझे सब पता है। थोड़े दिन पहले वो खुद को मेरा भाई बताकर ऑफिस आया था। मैंने सिक्योरिटी से कहकर धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। साले को अपनी औकात ही नहीं पता। और सबसे मजेदार बात बताऊं, 2 दिन पहले आपके नाम निहाद पतिदेव का फोन आया था। बड़े हमदर्द बनकर मेरी शादी की चिंता जता रहे थे और बोल रहे थे कि उनका नाजायज बेटा हर मामले में नंबर 1 है। साफ दिख रहा है कि साले अभी भी हुआ कॉर्पोरेशन पर डोरे डाल रहे हैं। इसीलिए तो कह रही हूं, संभल कर रहे। हुआ वो नियाना नियान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर उन्होंने मेरे खिलाफ कोई नीच हरकत करने की हिम्मत की, तो मैं उनकी ऐसी वाट लगाऊंगी कि नानी याद आ जाएगी। अपनी बेटी की अक्ल ठिकाने देखकर हुआओ लानक्सिन बोली, चल छोड़, उन कचरा लोगों का नाम लेकर मूड खराब मत कर। हाथ मुंह धो और चल ठूंसने बैठते हैं। अगले ही दिन मैं एकदम फुल जोश में ऑफिस पहुंचा। हमेशा की तरह सिर्फ रेन लेई ने मुझे देखकर हेलो बोला। इतने में वो खूसट सोंग तियानजी सीना फुलाकर मेरे पास आया। ये फाइलें ले जा और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट में पटक के आ। मैंने सिर हिला दिया। चलो बढ़िया है, फाइलें पहुंचाने के बहाने थोड़ा बाहर टहल लूंगा। सीट पर सड़ने से तो अच्छा ही है। मस्त काम है। सोंग तियानजी को लगा कि मैं डर के मारे सुधर गया हूं, पर जब मैं वापस लौट कर आया तो उसने मेरे चेहरे को गौर से देखा। चेहरे पर न कोई थकान, न कोई चिड़चिड़ापन। ये देखकर उसकी हवा निकल गई। उसने अलमारी से धूल जमी फाइलों का एक मोटा पुलिंदा निकाला। इन सारे पेपर्स को डेट के हिसाब से और कैटेगरी वाइज सेट कर, और साथ ही इनकी एक एक फोटो कॉपी भी निकालकर बैकअप रख। याद रखना, छुट्टी होने से पहले काम खत्म हो जाना चाहिए। रेन ले उसके दूर जाने का इंतजार करता रहा और फिर चिढ़कर बुदबुदाया, अबे ये फिजिकल पेपर्स खुद ही बैकअप हैं और कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक कॉपी पहले से पड़ी है, तो साला दोबारा फोटोकॉपी क्यों करवा रहा है? ये जानबूझकर तुझे परेशान कर रहा है। क्या ये कंपनी के कागजों की बर्बादी नहीं है? पूरी तरह से रिसोर्स का कबाड़ा। अबे, अगर तू काम के बहाने मुझसे पंगा लेगा ना, तो फिर मेरी घटियापंती का शिकार होने के लिए तैयार रह। मैं टॉयलेट जाने का नाटक करके अपनी सीट से उठा और बाहर निकल गया। सोंग तियानजी मन ही मन हरामीपन से मुस्कुराया। फिर भाग गया ना?
अगर छुट्टी के टाइम तक काम नहीं हुआ तो देख तेरा क्या करता हूं। मैं सीधा जाकर सीईओ साहिबा के दरवाजे पर पहुंचा और ठक ठक ठोक दिया। अंदर आओ। अंदर से हुआओ नियान नियान की कड़क आवाज आई। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोला और अपनी मुंडी अंदर घुसाकर चिल्लाया, नमस्ते सीईओ मैडम। मेरी अचानक आई आवाज से हुआओ नियान नियान चौंक गई और उसके हाथ से फाइल नीचे गिर गई। उसने दांत पीसते हुए एक लंबी सांस ली। लीचेन, तू पूरा अंदर आकर बात नहीं कर सकता क्या? मैं अंदर इसलिए नहीं आया क्योंकि मुझे लगा कहीं आपकी फर्श गंदी ना हो जाए। जो भी बात है अंदर आ। मेरी फर्श तेरी चप्पलों से गंदी नहीं होने वाली। मैडम, मैं यहां कंपनी के रिसोर्स वेस्ट होने की एक बहुत ही संगीन शिकायत दर्ज कराने आया हूं। रिसोर्स वेस्ट? जी हाँ, ये हरकत पूरी तरह से कागज, बिजली और मेरी कीमती मजदूरी की बर्बादी है। मुझे लगता है कि ये घटिया हरकत कंपनी के फंड्स को छूना लगा रही है। अरे, तो ऐसे छोटे मोटे फालतू मामलों के लिए तू मेरे पास क्यों मुंह उठाकर आ गया? एडमिनिस्ट्रेशन या लॉजिस्टिक्स वालों के पास जाना चाहिए ना। सीईओ हुआओ, आपका ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। एक छोटी सी चींटी भी बड़े से बांध में सुराख करके उसे डुबो सकती है। इसके बाद मैंने जो अपनी जबान की तोप खोली, लगातार 10 मिनट तक हुआओ नियान नियान को ऐसे ऐसे घटिया एग्जाम्पल ठोके कि पूछो मत। हुआओ नियान नियान का मुंह खुला का खुला रह गया और उसका सिर दर्द से फटने लगा। अबे साला, जो बोल रहा है उसमें लॉजिक तो है। कहीं हुआओ कॉरपोरेशन कल ही नीलाम तो नहीं हो जाएगी? जब उसने देखा कि मैं अब भी 2 घंटे और भाषण ठोंकने के मूड में हूं तो चिल्लाई, बस कर ढोंगी। अगर तूने एक शब्द और बोला तो मुझे रास्ते पर आना पड़ जाएगा। जब तू मेरे पास रोने आया ही है तो बता, तू क्या चाहता है कि मैं इसका क्या समाधान निकालूं? मुझे क्या पता आप क्या समाधान निकालोगी। मुझे लगा आप मुझे सिखाओगी कि काम कैसे करते हैं। तो फिर तू दौड़ता हुआ मेरे ही पास क्यों आया? क्योंकि आप ही अकेली ऐसी बंदी हो जिसे मैं जानता हूं, जिसका प्रेसिडेंट ऑफिस के इन खूंटों पर पूरा कंट्रोल है। अरे वाह! तो क्या मुझे इस बात पर आरती उतारनी चाहिए? तुझ जैसे को जानकर मुझे अपनी फूटी किस्मत पर रोना आ रहा है। भाग यहां से। मैं नहीं जानती, खुद संभाल। वाओ नियान नियान ने मुझे कुत्ते की तरह दुम दबाकर भागते हुए देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने तुरंत इंटरकॉम का बटन दबाया। लिन शियाओ, 1 मिनट के लिए अंदर आ। लिन शियाओ ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। सीईओ मैडम, क्या हुक्म है? हुआओ नियान नियान ने मेरे दिए हुए सारे भाषण की समरी उसे सुना दी। रिसोर्स बर्बादी के नाम पर नए लड़कों को परेशान करना, कंपनी को ऐसे मकोड़े जैसे मैनेजरों की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब कंपनी की सफाई करने का टाइम आ गया है। एक काम करते हैं, जब वो नया असिस्टेंट फोटोकॉपी करने लगेगा तो मैं खुद जाकर उस सोंग तियानजी को रंगे हाथों पकड़ूंगा। गवाहों और सबूतों के साथ उसे लात मारकर निकालना एकदम सही रहेगा। हुआओ नियान नियान ने उसकी तरफ देखा। ठीक है, तू अपने हिसाब से निपटा ले। बाकी जो लोग रिसोर्स बर्बाद कर रहे हैं और कंपनी के माल पर डाका डाल रहे हैं, उनकी जांच का जिम्मा मैं तुझे देती हूं। हुआओ कॉरपोरेशन ऐसे दीमकों को मुफ्त की रोटी नहीं खिलाती। समझ गया मैडम, अभी सेट करता हूं। लिन शियाओ ने तुरंत लॉजिस्टिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से एक एक बंदा उठाया और तीनों सीधे टहलते हुए प्रेसिडेंट ऑफिस में धमक पड़े। उधर मैं मजे से फोटोकॉपी मशीन के सामने खड़ा होकर पन्ने छाप रहा था। रुक जरा, ये क्या छाप रहा है तू यहाँ? मैंने तुरंत ड्रामा शुरू किया। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो टीम लीडर सोंग ने मुझे छांटने को दिए थे और हुक्म दिया था कि बैकअप के लिए सबकी एक एक प्रिंटेड कॉपी निकाली जाए। सोंग त्यान जी की तो छाती की धड़कन ही रुक गई। टीम लीडर सोंग, क्या ये ड्रामा आपके कहने पर हो रहा है? अरे लिन असिस्टेंट साहब, मैंने तो इसे सिर्फ पेपर्स छांटने को बोला था। फोटो कॉपी की बात तो कभी हुई ही नहीं। इसने खुद ही अपने दिमाग का कचरा चलाकर बैकअप बनाना शुरू कर दिया होगा। कोई बात नहीं, कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तो सब शीशे की तरह साफ हो जाएगा। एडमिन वाले, जरा आज किसी सीटीवी फुटेज निकालो और देखो कि टीम लीडर सोंग ने क्या काम सौंपा था। एडमिन वाले लौंडे बड़े तेज निकले। तुरंत क्लिप सामने रख दी। वीडियो देखने के बाद लिन शियाओ सोंग तियानजी की तरफ मुड़ा। टीम लीडर सोंग, अब अपनी सफाई में कोई नया झूठ बोलना पसंद करेंगे? फिर लिन शियाओ एडमिन वालों से बोला, पिछले कुछ महीनों की सारी फुटेज निकालो। मुझे भी तो देखने दो कि ये सोंग साहब अपने डिपार्टमेंट को कैसे हाँक रहे थे। सारी करतूतें देखने के बाद लिन शियाओ ने सीधा हुआओ नियान नियान को कॉल घुमाया। सीईओ मैडम, जरा 1 मिनट यहां पधारिए।
हुआओ नियान तुरंत वहां पहुंची। फुटेज खत्म होते ही उसने सोंग तियानजी पर अपनी बर्फ जैसी ठंडी नजरें डाली। सोंग तियानजी, तुझे नौकरी से दफा किया जाता है। अपना कबाड़ा समेट और अभी के अभी दफा हो जा। निकल यहां से। फिर हुआओ नियान ने उसके पीछे खड़े 3 चमचों की तरफ उंगली उठाई। और तुम तीनों भी इसके साथ ही पहली फुर्सत में निकलो। उसने मेरी तरफ एक तिरछी नजर मारी और मुड़कर वॉक ऑन ऑफ कर गई। लिन शियाओ ने हुक्म दिया, एडमिन वालों, अपनी निगरानी में इनका सामान पैक करवाओ। आज ही इनके एग्जिट का सारा काम खत्म होना चाहिए। सोंग तियानजी ने मुझे ऐसी खूंखार नजरों से घूरा जैसे कच्चा ही चबा जाएगा। फिर मुंह बनाकर अपना सामान बांधने लगा। बाकी तीनों चमचों का भी यही हश्र हुआ। प्रेसिडेंट ऑफिस का मैटर खत्म होने के बाद लिन शियाओ हुआओ नियान की टेबल के सामने खड़ा था। सीईओ मैडम, क्या इसे कहते हैं? सुंदरी ने बचाई राजकुमार की जान। फालतू की बकवास बंद कर। फटाफट कोई नया टीम लीडर ढूंढ। प्रेसिडेंट ऑफिस बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह नहीं छूट सकता। पब्लिक रिलेशंस की डिप्टी मैनेजर ली शुआंग काफी धाकड़बंदी है। मैनेजमेंट और तालमेल में एक नंबर है। उसे प्रेसिडेंट ऑफिस में ट्रांसफर कर देंगे तो सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। उसे साफ साफ बता देना कि यहाँ का काम पीआर से अलग है। किसी के साथ कोई भेदभाव या साठ गांठ नहीं चलेगी। काम एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। समझ गया मैडम। इस बार मैं खुद पूरी नजर रखूंगा और बीच बीच में चक्कर मारता रहूंगा। आप बेफिक्र रहिए। मैं उस नए बंदे ली चेन पर भी अपनी बाज जैसी नजर रखूंगा। ठीक है, अब जाके अपना काम कर। अगले दिन प्रेसिडेंट ऑफिस की नई टीम लीडर की एंट्री हुई। हेलो एवरीवन, मैं आपकी नई टीम लीडर ली शुवांग हूं। आगे से काम में कोई भी दिक्कत आए तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। मेरा एक ही नियम है, सिर्फ काम पर ध्यान दो। कोई आपसी दुश्मनी या खुन्नस नहीं चलेगी। सब अपना काम ईमानदारी से करो, बस वही काफी है। दोपहर के ठीक 2:30 बजे 50 साल से ऊपर की एक रोबीली औरत प्रेसिडेंट ऑफिस में घुसी। पीछे उसका असिस्टेंट चल रहा था। ली शुआंग सबसे पहले खड़ी हुई। चेयरमैन साहिबा। बाकी सब भी किसी कटी पतंग की तरह तुरंत खड़े हो गए। बैठो, बैठो सब। मैं तो बस ऐसे ही हाल चाल लेने टहलते हुए आ गई थी। घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी नजरें सीधा आकर मुझ पर टिक गई और वो धीरे धीरे चलकर मेरी टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या तू ही ली चेन है? जी हाँ। नमस्ते चेयरमैन साहिबा। हुआओ लानक्सीन ने बाजू से कुर्सी खींची और मेरे बगल में चिपक कर बैठ गई। मुझे ऊपर से नीचे तक ऐसे ताड़ा। थोड़ा दुबला पतला, रंग रूप भी थोड़ा थका हुआ सा। सुना है तेरे पहले ही दिन ऑफिस में तेरे साथ बकचोदी, गुंडागर्दी हुई थी। अरे सब निपट गया मैडम। यहाँ सब बहुत अच्छे लोग हैं। हुआओ लानक्सीन ने सिर हिलाया और उसकी नजर मेरी टेबल पर पड़े बिस्कुट के पैकेट पर पड़ी जो अभी तक खुला भी नहीं था। बस यही सब ठूस रहा है। दोपहर में खाना नहीं खाया क्या? अरे दोपहर में कैंटीन में दबा कर खाया था। ये तो बस शाम की छोटी मोटी भूख के लिए रखा है। हुआओ लानक्सीन ने नाखुशी से सिर हिलाया। दिन भर गधे की तरह काम में मुंह मत घुसाए रख। अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रख। ले, इसे पानी में उबाल कर पिया कर। मैंने नीचे देखा। अबे साला, ये तो ब्रांडेड अमेरिकन जिनसेंग है। चेयरमैन जी, ये बहुत महंगा माल है। मैं इसे नहीं ले सकता। अरे रख लेना, मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी क्यों झाड़ रहा है? मैंने चेयरमैन को बिल्कुल वैसी ही मासूम आंखों से देखा जैसे अपनी दादी को देखता हूं और मेरा दिल धक धक करने लगा। कहीं उस हुआओ नियान ने अपनी मां को उस रात की सारी राम कहानी तो नहीं उड़ेल दी ना भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? इतने बड़े अमीर बाप मां मुझ जैसे नंगे भिखारी लौंडे पर क्यों ध्यान देंगे? पर ये चेयरमैन साहिबा मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही हैं? क्या इसलिए क्योंकि मैं वर्क प्लेस बुलिंग का शिकार हुआ था तो एक बड़ी नेता बनकर मुझे दिलासा देने आई हैं? हाँ, यही वजह होगी। तू ली चेन का दोस्त है ना? आगे से इसका ध्यान रखना और इसकी मदद करते रहना। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए चेयरमैन जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। आगे से कोई भी दिक्कत हो तो सीधा सीईओ से मिलना। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते चेयरमैन का असिस्टेंट पीछे मुड़कर मुझे एक अजीब सी नजर से देख गया। चेयरमैन कर्मचारियों का हाल चाल लेने आई है या सास अपने होने वाले दामाद का इंस्पेक्शन करने? लौंडा बुरा नहीं है, मुझे तो काफी पसंद आया। तू इस पर नजर बनाए रखना। किसी और छोरी को इसके आस पास भी मत फटकने देना। चेयरमैन जी, आप टेंशन मत लो।
सीईओ मैडम खुद इस पर बाज जैसी नजर गड़ाए बैठी हैं। बहुत बढ़िया। अगले बुधवार को मैं फिर आऊंगी। हुआओ लानक्सीन के जाते ही ऑफिस के सारे चमचे मेरे आसपास मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगे और मीठी मीठी बातें करने लगे। मैंने भी कोई हवाबाजी नहीं दिखाई, मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जी जी बिल्कुल, आगे भी मेरा थोड़ा ख्याल रखिएगा। अगले दिन दोपहर में जब सब कैंटीन में ठहाके मारकर खाना ठूंस रहे थे, मेरी आंख के कोने से मुझे एक अधेड़ उम्र की आंटी हाथ में खाने की थाली लिए हमारी तरफ आती दिखाई दी। टीम लीडर ली, प्रेसिडेंट ऑफिस में ट्रांसफर होने की बहुत बहुत बधाई हो। डिप्टी मैनेजर रेन, आप तो फालतू में शर्मिंदा कर रही हैं। हम सब तो कंपनी का ही काम कर रहे हैं। क्या ये सोंग तियानजी की भाभी है? और ये जरूर नया नवेला लौंडा ली चेन होगा। सही कहा ना? मैंने थाली में से एक रसीला मीट का टुकड़ा उठाया, चबा चबाकर आराम से गटका और बोला, आंटी, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तेरा नाम तो मैंने बहुत पहले से सुन रखा है। सोंग तियानजी की नौकरी जो गई है, वो सब तेरी ही मेहरबानी का नतीजा है ना? डिप्टी मैनेजर रेन, आपका ऐसा कहना बिल्कुल बेतुका है। सोंग तियानजी की नौकरी उसकी खुद की कारगुजारियों की वजह से गई है। इसमें मेरा क्या लेना देना? अगर तूने बीच में टांग न अड़ाई होती और तमाशा न किया होता, तो क्या उसकी आज ये हालत होती? डिप्टी मैनेजर रेन, मुझे आपकी खोपड़ी का लॉजिक समझ नहीं आ रहा। क्या आपका मतलब है कि उसने जो भी घटियापंती की, वो सब सही थी? तू यहां फालतू की बातें बनाना बंद कर। मैं तुझे साफ बता दे रही हूं, तू अभी सिर्फ प्रोबेशन पर है। पक्का एम्प्लॉय बनना है तो एचआर के दरवाजे से ही होकर गुजरना पड़ेगा। ओहो, डिप्टी मैनेजर रेन, क्या आप मुझे खुलेआम धमकी दे रही हैं? कैसा रहेगा अगर मैं अभी सीधा सीईओ मैडम के ऑफिस में जाऊं और उनके और असिस्टेंट लिन के सामने आपकी इस धमकी का ढिंढोरा पीट दूं? आपको क्या लगता है सीईओ मैडम ये सुनकर आपका क्या हाल करेंगी? तू तू क्या तू अगर आपको पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है तो आप खुद जाकर असिस्टेंट लिन या सीईओ मैडम से शिकायत कर सकती हैं। मैं आपको रोक नहीं रहा, लेकिन जाने से पहले एक फ्री की सलाह देता हूं। पहले जाके सीसीटीवी कैमरे से मुकाबला कर लो, क्योंकि सारे सबूत तो उसी के अंदर कैद हैं। पास में बैठे किसी बंदे की जोर से हंसी छूट गई और देखते ही देखते पूरी कैंटीन में ठहाकों का धमाका हो गया। वो आंटी मुझे खूंखार नजरों से घूरते हुए बोली, तू देख ले अब, और मुंह बनाकर वहां से खिसक ली। सीईओ मैडम, अंदाजा लगाइए आज मैंने कैंटीन में क्या मजेदार तमाशा देखा। हमारे नए लौंडेली चेन ने सोंग तियानजी की भाभी रेन न की, ऐसी बोलती बंद की, ऐसी फाड़ के हाथ में दी कि पूरी कैंटीन ठहाकों से गूंज उठी। हा हा हा। ठीक 3 सेकंड बाद हुआ नियान नियान का बस एक शब्द में रिप्लाई आया, हूं। अरे, आप पूछोगे नहीं कि लड़ाई का क्या रिजल्ट निकला? पूछने की जरूरत नहीं है। जीत उसी लौंडे की हुई होगी। लिन शियाओ खिलखिलाकर मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए मन ही मन बोला, हाँ हाँ, खेल खत्म। हमारी सीईओ मैडम तो इस लौंडे के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी हैं। लिन शियाओ वापस ऑफिस आया और कैंटीन का पूरा महाभारत हुआओ नियान नियान को सुना दिया। हुआओ नियान नियान ने अपनी उंगली से टेबल पर 2 बार ठक ठक किया। रेन ना कितने सालों से एचआर में सड़ रही है, 11 सालों से, और पिछले 6 सालों से डिप्टी मैनेजर की कुर्सी पर बैठी है। इसकी पूरी जन्मपत्री निकालो, जो भी झोल झाल है तुरंत साफ करो। लिन शियाओ ने सिर हिलाया। सबसे पहले उसने एचआर वालों से रेन्ना के पिछले कुछ सालों के काम का रिकॉर्ड मांगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन से कहकर अप्रूवल की फाइलें चेक करवाई और छुपके से उन आम एम्प्लॉयज का इंटरव्यू लिया जो रेन्ना की गुंडागर्दी से परेशान थे। छुट्टी होने तक जांच का पूरा निचोड़ सामने आ गया। जब सोंग तियानजी ने हुआओ कॉरपोरेशन का टेस्ट दिया था तो उसके लिखित परीक्षा में सिर्फ 48 नंबर आए थे, जबकि कंपनी के नियम के मुताबिक 60 से कम नंबर वाले को सीधा रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर भी उसे चोर दरवाजे से इंटरव्यू की लिस्ट में घुसाया गया था और इंटरव्यू लेने वाले 3 लोगों में से 2 बंदे रेन नना के अपने चमचे थे। यही नहीं, पिछले 3 सालों में रेन्ना ने लोगों का ट्रांसफर और प्रमोशन कराने के नाम पर करीब 8,60,000 युआन की रिश्वत भी डकारी थी। कल दोपहर से पहले पूरी जांच रिपोर्ट मेरे सामने होनी चाहिए। समझ गया मैडम। क्या अभी रेन्ना पर नजर रखने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। बेचारी को आज रात एक आखिरी बार चैन की नींद सोने दो। अगले दिन दोपहर में एक बेहद डिटेल रिपोर्ट हुआ नियान नियान की टेबल पर रख दी गई। रिपोर्ट पढ़कर हुआ नियान नियान काफी देर तक सोच में डूब गई।
कुछ कंपनियां गलत फैसलों की वजह से बर्बाद नहीं होती, बल्कि अंदर ही अंदर ऐसे कीड़ों के सड़ने से खोखली हो जाती हैं। ये दो तो बस अभी पकड़े गए हैं। उन लोगों का क्या, जो अभी तक बेनकाब ही नहीं हुए? क्या लीगल से लॉयर झाओ फ्री हैं? उन्हें तुरंत मेरे केबिन में बुलाओ। दोपहर के ठीक 2 बजे एचआर ऑफिस का दरवाजा अचानक धड़ाम से खुला। रेन्ना, जो सुबह से ही अनहोनी के डर से कांप रही थी, उसने तुरंत सिर उठाकर देखा। सामने लिन शियाओ अपने पीछे 2 लीगल बंदों को लेकर खड़ा था। 2 पुलिस वर्दी वाले बंदों को देखते ही उस साली रेन्ना के दिमाग की बत्ती गुल हो गई। रेन्ना, तुम पर पावर का गलत फायदा उठाने, घपला करने और रिश्वत लेने के सीरियस चार्जेस हैं। कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। ये दोनों इकोनॉमिक क्राइम स्क्वाड के ऑफिसर्स हैं। चुपचाप इन्वेस्टिगेशन में को ऑपरेट करो। रेन्ना की कुर्सी पीछे खिसकी और सीधे फाइलिंग कैबिनेट से जा टकराई। असिस्टेंट लिन, ये जरूर कोई गलत फहमी है। लिन शियाओ ने गर्दन हिलाई। अबे, जो कांड तू इतने सालों से करती आ रही है, कंपनी के पास उन सबके पक्के सबूत हैं। अगर ज्यादा रोना आ रहा है तो इन दोनों पुलिस वालों के सामने अपना दुखड़ा रो। रेन्ना का चेहरा मौत जैसा पीला पड़ गया। पुलिस वालों ने आगे बढ़कर कहा, रेन्ना, हमारे साथ चलो। वो गिड़गिड़ाने लगी। असिस्टेंट लिन, अब मैं तो बस भटक गई थी, प्लीज मुझे मत ले जाने दो। अबे, अब बहुत देर हो चुकी है। बस थोड़ी ही देर में पूरी कंपनी के इंटरनल चैनल्स पर खबर आग की तरह फैल गई। अबे सुना क्या, एचआर वाली रेन्ना को रिश्वत लेने के चक्कर में पुलिस उठा के ले गई। सही हुआ साली के साथ, इसकी तो काफी टाइम से वॉट लगना बाकी थी। प्रेसिडेंट ऑफिस में रेन ले अचानक चिल्ला उठा, अबे तेरी की, सब लोग जल्दी से इंटरनल फोरम देखो। रेन ना पकड़ी गई, 8 लाख से ज्यादा की रिश्वत खाई थी, सब पोल खुल गई। अबे इतनी जल्दी? कल तक तो कैफेटेरिया में नवाब बनी घूम रही थी और आज सीधे जेल। इसको कहते हैं इंसिडेंट कर्म, ली चेन। अबे ये कहीं कल तेरे वाले कांड की वजह से तो नहीं हुआ? मैंने कहा, मेरा क्या लेना देना इससे? अगर ये खुद दूध की धुली होती तो इसके बाप के आने पर भी इसका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाता। खुद ही हाथ काले किए थे, तो अब अपनी करनी भोग रही है। बात तो सही है, पर क्या जबरदस्त कोइंसिडेंस है। सीईओ मैम, आपको नहीं लगता रेन ना खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठी? अगर वो कैफेटेरिया में आकर तमाशा ना करती और ली चेन को धमकी ना देती, तो हम उसकी कुंडली खंगालने का कष्ट ही नहीं करते। हुओ नियन ने कहा, जल्दी से पूरी कंपनी में ऑडिट शुरू करवाओ। पहले एचआर और अकाउंटिंग से स्टार्ट करो। अगर ये दोनों डिपार्टमेंट ही सड़े हुए हैं तो पूरी कंपनी कैसे साफ रह सकती है? जी समझ गया। अगले 1 हफ्ते के अंदर मैं धीरे धीरे काम में पूरी तरह सेट हो गया। ली शुआंग ने भी लिन शियाओ से चुपके से बोला, ये नया इंटर्न दिमाग से तेज और काम में बड़ा शार्प है, जबरदस्त है। लिन शियाओ ने यह बात तुरंत हुओ नियन तक पहुंचा दी। हुओ नियन के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई और उसने बस धीमे से जवाब दिया। लिन शियाओ ने मन ही मन सोचा, हाँ हाँ, कर लो जितना नाटक करना है। देखते ही देखते फ्राइडे को ऑफ वर्क का टाइम हो गया। वीकेंड का क्या प्लान है? मैंने अपने डेस्क पर रखी फाइलों को तमीज से सेट किया। मैं तो अपने गांव जा रहा हूँ, तेरा क्या सीन है? रेनले बोला, अबे मेरी आंटी ने एक ब्लाइंड डेट फिक्स करवाई है। मैंने पूछा, तो तू मान गया? और क्या करता बे? घर वालों ने साफ धमकी दी है कि अगर पिछली बार जैसा नाटक किया कि बैठते ही लड़की को बोल दिया कि मैं तो बस घर वालों के दबाव में आया हूं, मेरा डेटिंग का कोई मूड नहीं है, तो मुझे बेघर कर देंगे। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अबे, तूने सच में पिछली बार ऐसा किया था? और नहीं तो क्या? उसका चेहरा धुएं जैसा काला हो गया था और वो सीधे बाहर निकल गई। मेरी मम्मी ने इस चक्कर में 3 दिन तक मेरी वॉट लगाए रखी। मैंने कहा, तो इस बार थोड़ा कंट्रोल रखना, थोड़ी इज्जत देना, खाना पूरा करना, फिर आगे की बात करना। रेन लेई ने मेरी तरफ आंखें मटकाई। अबे, तू कुछ अच्छा नहीं बोल सकता क्या? क्या पता इस बार बात बन ही जाए। अगर बात बन गई तो पार्टी तेरी तरफ से। चलो साला ठीक है, बस भगवान करे इस बार कोई नॉर्मल बंदी मिले ताकि ये ब्लाइंड डेट का सियापा खत्म हो। दूर से ही हम दोनों ने देखा कि एलिवेटर के पास कोई खड़ा था। रेनले रुका और फुसफुसाया, अबे साला, सीईओ मैडम भी अभी निकल रही हैं। मैं आराम से आगे बढ़ा। हेलो सीईओ मैम। हुओ नियन ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। हम एलिवेटर से नीचे जाते वक्त हर फ्लोर पर और लोग घुसते गए। हुओ नियन और मैं एक दूसरे से बिल्कुल चिपक से गए। हत्स्क। वैसे ध्यान से देखो तो साली है तो जबरदस्त खूबसूरत। हुओ नियन ने मेरी नजर भांप ली और मुड़कर देखा। मैंने तुरंत उसे घूर कर देखा। क्या देख रही है बे?
एलिवेटर का दरवाजा खुला। सभी लोग हुओ नियन को ग्रीट करने में बिजी थे। मैंने मौके का फायदा उठाया, रेन लेई को खींचा और तुरंत वहां से निकल लिया। फिर हम दोनों अपने अपने रास्ते निकल पड़े। घर लौटते वक्त मैं एक मिडिल एज्ड क्लॉथ्स वाली दुकान के पास से गुजरा। दादी ने काफी टाइम से नए कपड़े नहीं खरीदे थे। अब जब मेरे पास पैसे हैं तो थोड़े खर्च कर ही लेने चाहिए। दुकान वाली बोली, हैंडसम भैया, किसके लिए कपड़े लेने हैं? मैं हेल्प करती हूँ। मैंने कहा, अपनी दादी के लिए लेने हैं। 60 साल से ऊपर की हैं, हाइट 1.58 मीटर और थोड़ी दुबली पतली हैं। क्लर्क की रिकमेंडेशन पर मैंने दादी के लिए टॉप और पैंट्स खरीद लिए। आपकी दादी कितनी किस्मत वाली हैं कि उन्हें इतना ख्याल रखने वाला पोता मिला। मैंने मन में सोचा, दादी पक्का मुझे पैसे बर्बाद करने पर डांटेंगी और फिर तुरंत कपड़े पहनकर बाहर सबके सामने शो ऑफ करने चली जाएंगी। अगले दिन सुबह सुबह लॉन्ग डिस्टेंस बस गांव के रास्ते पर रुकी। गांव की ताजा हवा में हरी घास, मिट्टी और मुर्गी के गोबर की महक आ रही थी। सड़क किनारे एक घर के आंगन में गाड़ियां खचाखच भरी हुई थी। मैंने दिमाग में हिसाब लगाया, कम से कम 1 दर्जन गाड़ियां तो होंगी ही। आज तो बस पार्किंग फीस से ही अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। मैं रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि गांव के एक अंकल लिग्वांगरोंग से टकरा गया। उनका चेहरा तुरंत फूल की तरह खिल उठा। अबे चैन, तू वापस आ गया। तेरी दादी से सुना था कि तू किसी बड़ी कंपनी में लग गया है। क्या ये सच है? मैंने हल्की सी स्माइल दी। हाँ अंकल, कंपनी तो बड़ी है, पर अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। 3 महीने बाद देखते हैं ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है या नहीं। मैं इन गांव वालों के सामने फटने या फेंकने नहीं चाहता था। आखिरकार ये लोग कोई अच्छी नीयत थोड़ी रखते थे। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो अक्सर लोगों को कहते सुनता था कि बिना माँ बाप के अनाथ बच्चे का क्या ही भला हो सकता है। दादी ने भी अंदर काफी गुस्सा दबा कर रखा था। वो कभी किसी को हमारे ऊपर उंगली उठाने नहीं देना चाहती थी। अच्छा अच्छा, समझ गया। ली अंकल, मैं अभी चलता हूँ, दादी की हेल्प करनी है। कॉर्नर मुड़ते ही मैंने देखा कि बूढ़ी दादी गेट के सामने आस भरी नजरों से मेरा वेट कर रही थी। दादी, मैं वापस आ गया। तू इतना पतला क्यों लग रहा है रे? फिर से ढंग से खाना नहीं खाया ना? देखा, बिल्कुल वही हुआ। एक टेंशन होती है जिसे कहते हैं। दादी को लगता है कि तू पतला हो गया है। मैंने कहा, दादी, मैं बिल्कुल पतला नहीं हुआ हूं। मैंने तेरे लिए चिकन स्ट्यू बनाया है, बस अभी बनाई है, जल्दी से एक कटोरी खा ले। मैंने बोला था ना दादी कि जरूरत नहीं है। बन गया तो बन गया, जल्दी खा ले। बाद में जब टूरिस्ट खाने आएंगे तो मेरे पास तुझे देखने का टाइम नहीं होगा। दादी, मैं आपके लिए नए कपड़े लाया हूं, चलकर ट्राई कर लो कि फिट आ रहे हैं या नहीं। मेरे लिए ये सब क्यों खरीदा रे? मेरे पास कपड़ों की कमी थोड़ी है। फालतू में पैसे बर्बाद कर दिए। मैं किचन में गया, 2 कटोरी चिकन निकालकर बाहर लाया और बीच वाली टेबल पर रख दिया। दादी, मेरे साथ खाओ। जब आपने मेरे लिए बनाया है तो साथ में ही खाएंगे। पहले मुझे ये कपड़े अंदर रखने दे। मैंने दादी को खींचकर टेबल पर बिठाया और उनके हाथ में चॉपस्टिक्स थमा दिए। अगर आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है बाबा, मैं भी खाती हूँ। हम दोनों के खाने के बाद मैंने दादी लिन शुई को उनके कमरे की तरफ भेजा। दादी, जाकर कपड़े ट्राई करके देखो कि फिट हैं या नहीं। तब तक मैं बर्तन धो लेता हूँ। बर्तन धोकर हाथ पोंछते हुए जैसे ही मैं बाहर निकला, मैंने देखा कि दादी लिन शुई नया आउटफिट पहनकर कमरे से बाहर आ रही थी। उनका चेहरा एकदम खिल उठा था। कैसा है दादी, फिट आया? मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। एकदम परफेक्ट फिट है। दादी लिन शुई ने नए टॉप के फोल्ड्स पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में खुशी के आंसू और मुस्कान थी। अगली बार से मत खरीदना, फालतू पैसे बर्बाद करना। मैं पास गया, उनका कॉलर सही किया और हंसकर बोला, ठीक है दादी, अगली बार नहीं खरीदूंगा। अचानक आंगन से एक आवाज आई, आंटी लिन, घर पर हो क्या? हाँ। गेट के बाहर एक औरत खड़ी थी। आंटी लिन, हम लोग फिर से आ गए। करीब 12:30 बजे हम लंच के लिए आएंगे। हमारे लिए लंच तैयार रखना। ये लीजिए डिपॉजिट, रोज वाले वही सेम डिशेस बना देना। ठीक है, वही पुराना मेन्यू। दादी लिन शुई अंदर गईं। उन्होंने नए कपड़े उतारकर तमीज से फोल्ड करके रखे और फिर किचन में काम में लग गईं। मैं भी उनके पीछे किचन में चला गया। दादी, मैं भी हाथ बटाता हूँ। ऐसे ही दोपहर के 3 बजे तक लगातार काम करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे दादी को शहर लेकर आना ही पड़ेगा। मैं उन्हें यहाँ अकेले इस तरह पिसने नहीं दे सकता था। थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं नहाने जा रही हूँ, पूरी पसीने और धुएं से महक रही हूँ। मैंने उन्हें घर के अंदर भेजा। दादी, आज काफी थक गई हो ना? आप नहा कर आओ, मैं आपके कंधे दबाता हूँ। ठीक है रे।
ये बूढ़ा शरीर पूरा दर्द कर रहा है, बाद में थोड़ा मसाज कर देना। मैंने अपना फोन निकाला। एक बार कैपिटल सिटी वापस पहुंचकर पहले मैं घर ढूंढूंगा, या तो छोटा यूनिट खरीदूंगा या कंपनी के पास 2 रूम का अपार्टमेंट रेंट पर लूंगा। जब दादी को लाने का टाइम आएगा तो बस बोल दूंगा कि काम से बहुत थक जाता हूँ, न ढंग से खा पाता हूँ न सो पाता हूँ, तो आप आकर मेरे लिए खाना बना दो। दादी इस मामले में सबसे ज्यादा भली है। दादी के नहाने के बाद मैंने हेयर ड्रायर से उनके बाल सुखाए और उन्हें सोफे पर पेट के बल लिटाया। दादी, इतना प्रेशर ठीक है ना? हम एकदम सही है। तूने ये काम कब सीखा रे? ऑनलाइन वीडियो देखकर सीखा दादी। है ना जबरदस्त? दादी लिन शुई की सांस धीरे धीरे स्टेडी होने लगी और जल्दी ही वो सो गई। अगले दिन भी रोज की तरह वही भगदड़ रही। जब गेस्ट्स का लास्ट ग्रुप चला गया, मैंने दादी की हेल्प करके सब साफ किया, अपना बैग पैक किया और कैपिटल के लिए निकलने की तैयारी की। दादी लिन शुई ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, पर बोल नहीं पाई। दादी, मैं निकल रहा हूं, संभल के जाना, पहुंचकर कॉल करना। दादी, प्लीज अब से इतना हार्ड वर्क मत किया करो, ठीक है? आगे से बस एडवांस रिजर्वेशन लिया करो। ये बिना बुकिंग वाले अचानक आने वाले टूरिस्ट्स बहुत थका देते हैं, इन्हें मत लिया करो। मैं नहीं थकती रे, बस वीकेंड्स पर 2 दिन का काम होता है। नॉर्मल डेज में तो मुश्किल से 1-2 टेबल आते हैं। तू टेंशन मत ले, तेरा बूढ़ा अभी भी स्ट्रांग है। मैंने उनका हाथ पकड़ा। दादी, मेरे साथ कैपिटल चलकर रहने का क्या सीन है? तू अभी अभी जॉब शुरू किया है। मेरा वहां आना तेरे लिए झंझट बन जाएगा। जब तेरी शादी हो जाएगी और बच्चे होंगे, तब मैं काम बंद करके तेरे बच्चे को संभालने आऊंगी। तो इसका मतलब मुझे जल्दी से शादी करके बच्चा पैदा कर लेना चाहिए, ताकि आपको जल्दी पोता खिलाने को मिले। दादी लिन शुई मेरी इस बात पर हंस पड़ी। अच्छा सुन, जब तू वापस जाए तो कलीग से बोलना कोई लड़की ढूंढे। अबे साले नालायक, जल्दी निकल वरना अंधेरा हो जाएगा। गांव से वापस आने के बाद से जब भी मुझे दिन में फ्री टाइम मिलता, मैं फोन पर कंपनी के पास घर ढूंढता रहता। दिन में ऑफिस में भी मैं कलीग से फ्लैट के रेट्स पूछता रहता। अभी तुरंत घर खरीदना तो जल्दबाजी होती, इसलिए सबसे अच्छा था कि पहले पास में ही कोई जगह रेंट पर लेकर शिफ्ट हो जाऊं, फिर वीकेंड्स पर आराम से घर खरीदूं। ऑफिस के बाद मैंने 3 घर देखे और फाइनली कंपनी से बस 10 मिनट की दूरी पर एक 2 BHK अपार्टमेंट फाइनल कर लिया। लैंडलॉर्ड बड़ा कूल बंदा था। हाँ हाँ ली चैन, तू हुओ कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय है, इसलिए तुझसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लूंगा। जब तेरा मन करे शिफ्ट हो जा। कुछ ही दिनों में मैंने पूरी शिफ्टिंग कंप्लीट कर ली। अगले दिन सुबह सुबह मैं फुल जोश में ऑफिस पहुंचा। ली चैन, शिफ्टिंग हो गई? हाँ बे, अब तो पैदल आने में बस 7 मिनट लगते हैं। अबे साले, कितना लकी है तू, मुझे तो आने जाने में 2 घंटे लगते हैं। तू भी यहाँ शिफ्ट हो जाना, पास में काफी रेंटल प्लेसेस हैं। मन तो काफी है रे, पर साला पॉकेट अलाउ नहीं करती। 11:30 बजे चेयरमैन आंटी अचानक प्रेसिडेंट ऑफिस में टपक पड़ी। तुम लोग अपना काम करो, मैं तो बस वैसे ही चक्कर मार रही थी। ली चेन, बिजी हो क्या? मैंने कहा। हेलो चेयरमैन मैम। अरे बाबा, आगे से मुझे चेयरमैन मत बोलना, कितना पराया लगता है। मुझे बस आंटी बोला कर। मेरी इतनी औकात कहाँ मैम। सुना है तुम वीकेंड पर गांव गए थे। दादी कैसी है तुम्हारी? एकदम मस्त है। कंसर्न के लिए थैंक यू चेयरमैन मैम। मुझे भी किसी दिन वहां घूमने जाना है। तुम मेरे टूर गाइड बनोगे ना? हाँ बिल्कुल, इसमें क्या बात है। हम दोनों आपस में बातें करने लगे। देखते ही देखते लंच का टाइम हो गया। आज मैं तुम्हें बाहर लंच करवाती हूँ। अरे चेयरमैन मैम, कोई जरूरत नहीं है, कैफेटेरिया में खा लूंगा। कैफेटेरिया में क्या ढंग का मिलता है? रोज वहां खाकर मन भर गया होगा। पास में ही एक फैमिली रेस्टोरेंट है जहां एकदम ऑथेंटिक खाना मिलता है। तुम्हें पक्का पसंद आएगा। मैम, सच में जरूरत नहीं है। क्या हुआ? तुम्हें लगता है मैं ज्यादा बूढ़ी हूं और तुम्हारी दोस्त बनने के काबिल नहीं हूं? मेरा तो दिमाग ही हिल गया। मुंह खुला का खुला रह गया। अबे, इसका क्या जवाब दूं? मैंने जिंदगी में हजारों लोगों की वॉट लगाई है, पर आज पहली बार किसी ने मुझे ऐसी जगह पीला कि मेरी बोलती ही बंद हो गई। चेयरमैन मैम, ऐसा नहीं है कि आप मेरी दोस्त बनने के काबिल नहीं हैं, बल्कि मैं आपकी दोस्ती के काबिल नहीं हूं। जब तक आंटी को लगता है तुम काबिल हो, तब तक हो। चल अब जल्दी, वरना सीट्स नहीं मिलेंगी। मैंने रेन लेई को एक ऐसी लुक दी जैसे मेरा आज आखिरी दिन हो। तू निकल आगे। रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में बैठने तक मैं पूरी तरह ब्लैंक था। भैया जी, हमारे लिए कुछ स्पेशलिटी डिशेस ले आओ। जी अभी लाया। तब तक आप दोनों चाय एंजॉय कीजिए। हुओ लानक्सन ने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप किया। हुओ कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट ऑफिस में डेस्क पर रखा फोन बज उठा। हुओ नियन नियन ने सोचा,
मेरी मॉम अकेले लियू फैमिली रेस्टोरेंट लंच करने गई। वो तो हमेशा अपनी सहेलियों के साथ जाती है ना। मैं लंच कर रही हूँ मॉम, हुओ लानक्सिन ने तुरंत रिप्लाई किया। मुझे नहीं पता, तू अभी की अभी यहाँ आ। अकेले खाना खाना कितना बोरिंग है। हुओ नियन ने लंबी सांस ली और न चाहते हुए भी गाड़ी निकाल कर रेस्टोरेंट की तरफ चल दी। ये वाली डिश ट्राई करो। यहाँ की मछली एकदम फ्रेश और लाइव होती है, काफी मीठी लगती है। मैंने कहा, थैंक यू चेयरमैन मैम। मछली सच में एकदम फ्रेश और टेंडर थी। मसाले एकदम सटीक थे। अच्छा है ना? और सुनो, अभी तुम्हें मुझे क्या बोलना चाहिए? मैंने थोड़ा हिचकिचाया, पर मेरे मुंह से फिर भी आंटी नहीं निकला। ये रेस्टोरेंट 20 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका पहले वाला ओनर किसी बड़े होटल का मास्टर शेफ था। रिटायर होने के बाद ये छोटा सा प्लेस खोल लिया। कोई ऐड नहीं, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से चलता है। तभी तो इतना स्वादिष्ट है मैम। मुझे दबाकर खाते हुए देखकर हुओ लानक्सिन के चेहरे की मुस्कान और ज्यादा गहरी हो गई। कहाँ रह गई बेटी? खाना लग गया है सारा। हुओ नियन एकदम सही टाइम पर दरवाजा खोलकर अंदर आई। हैं? मेरी मॉम इसली चेन के साथ बैठकर लंच क्यों कर रही हैं? आ गई तू। बैठ जा बेटा। हुओ नियन की नजर एक सेकंड के लिए मेरे चेहरे पर टिकी। मैं उस वक्त एक रिप चबा रहा था और वही फ्रीज हो गया। मॉम, आप दोनों एक साथ क्यों हैं? अरे ए चैन और मैं अच्छे दोस्त हैं, साथ में खाना खाने में क्या बुराई है? ऐसा बोलते हुए उन्होंने मेरे प्लेट में और खाना डाल दिया। थोड़ा और खा, ये चिकन डिश भी जबरदस्त है। अब तो मेरी पूरी बॉडी में अजीब सी खलबली मच गई थी। अगर मुझे पता होता कि चेयरमैन ने हुओ नियन को बुलाया है तो मैं मर जाता, पर यहां नहीं आता। ए चैन, तेरे गांव में कोई लोकल स्पेशलिटीज हैं क्या? मैंने जल्दी से रिब का पीस निकला। हाँ मैम, जंगली पहाड़ी सब्जियां, देसी मुर्गी, बतख और छोटी नदी की मछलियां। उन्हें क्रिस्पी फ्राई करो तो बड़ा जबरदस्त टेस्ट आता है। वाह, सुनकर ही मजा आ गया। जब मैं वहां आऊंगी तो तुम्हें मुझे ये सब खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, मेरी दादी ने गांव में इको टूरिज्म लॉज खोला है। आप आओगे तो उनसे बोलकर अच्छा खाना बनवा दूंगा। उनके हाथ का खाना एकदम टॉप नॉच है। तो बस डन रहा। जब मैं आऊंगी तो नियन नियन को भी साथ ले आऊंगी। ए चैन, वैसे तुम ऑफिस के बाद क्या करते हो? कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या? नहीं मैम, अभी तो कोई नहीं है। नहीं है? अच्छा है। जवान लड़कों को इतनी जल्दी भी क्या है? हुओ नियन ऊपर से तो शराफत से खा रही थी, पर अंदर से कान खड़े करके सारी गॉसिप सुन रही थी। मन ही मन सोचा, अच्छा हुआ तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वरना उस रात जो हमारे बीच हुआ उसके बाद मेरा क्या होता? खाना खत्म होते ही हुओ लानक्सिन का फोन बजा और उनका चेहरा बदल गया। हम, ठीक है समझ गई, अभी आती हूँ। फोन काट कर उन्होंने मेरी तरफ देखा। एचएन, रियली सॉरी रे, आंटी को अचानक जरूरी काम आ गया है, मैं तुम्हें कंपनी नहीं छोड़ सकूंगी। मैंने कहा, चेयरमैन मैम, आप अपना काम देखिए, मैं खुद कैब करके चला जाऊंगा। उन्होंने हुओ नियन से कहा, जब तू कंपनी वापस जाए तो इसे भी साथ ले जाना। हुओ नियन ने मेरी तरफ देखा। ठीक है। हुओ लानक्सिन जल्दी में निकल गई। हे, हो गया ना यंग कपल का जुगाड़ सेट। मैंने कहा, सीईओ हुओ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं खुद राइड बुक करके चला जाऊंगा। मैंने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तू कैब करके जाएगा? अगर मेरी मॉम को पता चला तो वो मेरी क्लास लगा देंगी। मैंने अपना हाथ छुड़ाया। ना तुम बोलोगी, ना मैं बोलूंगा। चेयरमैन मैम को कैसे पता चलेगा? ली चैन, तू बस शर्मा रहा है ना? अबे, मैं क्यों डरूंगा? तुझे डर लग रहा है कि हमारे बीच फिर से कोई गड़बड़ या रोमांस ना हो जाए? मेरे हाथ तुरंत लाल हो गए। ये मत समझना कि तू लड़की है तो मैं तुझे मारूंगा नहीं। मैं मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हूं, समझी? हाँ हाँ हाँ। अबे, तू क्यों हंस रही है? क्या कोइंसिडेंस है, मैं भी मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट हूं। स्पारिंग करेगा? तुझे भी मार्शल आर्ट्स आता है? ट्राई करके देखना है। अबे, ये तो सच में मारने पर उतर आई। ये साली रूल के हिसाब से क्यों नहीं खेलती? एक सेकंड की देरी होती तो मेरे मुंह पर फुल पंच पड़ जाता। अबे, तू सच में मार रही है? स्पारिंग का मतलब ही सच में लड़ना होता है। हुओ नियन ने अपना मजाक साइड रखा। हम दोनों रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में ही आपस में भिड़ गए। मेरे दिमाग में आया, साली हुओ नियन कोई ऐसी वैसी नहीं है, पूरी खतरों की खिलाड़ी है। इसका एक राउंड हाउस किक मेरे कंधे को छूते हुए निकला। मैं बचने के लिए पीछे हट गया। अबे बस बस, रुक जा। क्यों, एक और राउंड लगाए?
उसकी ये एनर्जी देखकर मेरे मुंह से हंसी निकल गई। मेरी मुस्कान पर हुओ नियन की नजर अटकी। हुओ नियन ने घड़ी देखी। चल अब, ऑफिस जाने का टाइम हो गया। ड्राइवर झांग ने रियर व्यू मिरर से हम दोनों की हालत देखी और उनके होंठ थोड़े से मुस्कुरा दिए। जब चेयरमैन मैम गई थी तो उन्होंने ओल्ड झांग को इंस्ट्रक्शन दिया था। ओल्ड झांग, गाड़ी संभाल के चलाना, जहां जरूरत हो वहां ब्रेक मारना, जहां जरूरत हो वहां टर्न लेना, बस सब नेचुरल लगना चाहिए। उस वक्त झांग को समझ नहीं आया, पर अब पूरी कहानी क्लियर हो गई थी। गाड़ी सड़क पर आराम से चल रही थी कि अचानक एकदम जोर का ब्रेक लगा। तू ठीक है ना? नहीं। अभी मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गाड़ी ने फिर से एक शार्प टर्न लिया। हुओ नियन का पूरा शरीर सीधे मेरे ऊपर आ गिरा। मैंने उसे तुरंत पीछे धकेला। अबे तूने जानबूझकर किया ना? मैंने नहीं किया बे, गाड़ी ने टर्न लिया था। जब मैं ऑफिस वापस पहुंचा तो आधा घंटा लेट हो चुका था। अरे ली चैन, तू एकदम सही टाइम पर आया है। मेरे साथ चल 1 मिनट। मैंने सोचा, क्या लेट आने पर क्लास लगने वाली है। मैं टीम लीडर ली शुआंग के डेस्क पर गया। किसी ने ऑनलाइन पोस्ट डालकर क्लेम किया है कि वो सीईओ का फियांसे है और बोल रहा है कि दोनों के घर वालों की मर्जी से रिश्ता पक्का हुआ है। ये देख। मैंने पूछा, टीम लीडर ली, अगर ये पोस्ट सच निकला तो? चाहे सच हो या झूठ, हमारे प्रेसिडेंट ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीईओ के लिए ये सब हैंडल करें। जब तक सीईओ खुद पब्लिकली एडमिट ना करें तब तक हमारे लिए ये झूठ ही है। जब तक सीईओ खुद ना बोले कि ये मेरा फियांसे है। इसलिए अभी जाकर सीईओ से साफ पूछो कि वो इसे कैसे हैंडल करना चाहती हैं। इग्नोर करना है, क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट देना है, पीआर को बोलना है या लीगल से वार्निंग लेटर भिजवाना है। सब उनकी मर्जी पर डिपेंड करता है। एक बार क्लियर हो जाए तो हम आगे का काम कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर मेरे फोन पर भेज दो, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। ली शुआंग ने मुझे लिंक भेज दिया। मैं मुड़ा और सीधे सीईओ के ऑफिस की तरफ बढ़ गया। अंदर आओ। लिन शियाओ ने डेस्क पर टैबलेट रखा जिस पर वही पोस्ट खुला हुआ था। कोई काम है? मैंने कहा, टीम लीडर ली ने मुझे सीईओ और उनके फियांसे के बारे में पूछने भेजा है। क्या हमें कोई रिस्पॉन्स देना है? हुओ नियन बोली। मेरा फियांसे कब से हो गया रे? मुझे खुद क्यों नहीं पता? मैंने अपने फोन पर लिंक खोलकर उसे दिखाया। ऑनलाइन लोग तो वही कह रहे हैं, बोल रहे हैं उन्हें पूरी खबर है। हुँ, तू ऑनलाइन बकवास पर भरोसा करता है। मेरा भरोसा करना या ना करना जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि सीईओ मैडम इसे कैसे हैंडल करना चाहती हैं। हुओ नियन ने लिन शियाओ की तरफ देखा। मैं ये मैटर खुद देख लूंगी। असिस्टेंट ली, तुम काम पर वापस जाओ। समझ गया। मैं तुरंत पीछे मुड़ा। मेरा हाथ बस डोर हैंडल पर पड़ा ही था कि रुको। हुओ नियन की आवाज पीछे से आई। मैं मुड़ा और उसकी तरफ देखा। मेरा कोई फियांसे नहीं है। ऑनलाइन की फालतू अफवाहों को दिल पर मत लेना। मैं थोड़ा फ्रीज हो गया। समझ गया। दरवाजा बंद होते ही मैंने अपना हाथ अपने सीने पर रखा। मेरा दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। अंदर लिन शियाओ के होंठ थोड़े से मुस्कुरा उठे। सीईओ मैडम, आपकी ये बात मुझे तो किसी बॉयफ्रेंड को सफाई देने जैसी लगी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पोस्ट शू हाउजी ने करवाया है, जो आपके नाम के बाप का इलेजिटिमेट बेटा है। सीईओ, उस टाइम आपके बाप और चेयरमैन ने इतना गंदा क्लेश किया था। अब उसकी क्या औकात कि वो अपने हरामी बेटे को आपके पीछे लगाए। हुओ कॉरपोरेशन पर कब्जा करने के चक्कर में और क्या, दिमाग में सालों के भूसा भरा है। चेयरमैन मैम कभी इसके लिए हाँ बोलेंगी क्या? अगर ये सच में शू हाउजी का काम है तो आपका क्या प्लान है सीईओ मैडम? तो सालों को जेल में लहसुन छीलने दो, उनकी कंपनी के टैक्स इवेजन और घटिया फूड इंस्पेक्शन के सारे प्रूफ्स जमा करो और टैक्स ब्यूरो तथा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दो। आप उन्हें कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहती? पहले हुओ कॉरपोरेशन को हथियाने के लिए उन दोनों ने कितने नीच हथकंडे अपनाए थे, तू जानता है। जब मेरी मॉम ने बाजी पलटी तो वो दोनों मॉम के पैरों में गिरकर भीख मांगने लगे। मॉम ने शू हाउजी के अंदर मेरा खून होने की वजह से उन्हें छोड़ दिया था, पर अब वो फिर से नाटक कर रहे हैं। तो इस बार उनका ये सपना शुरू होने से पहले ही चूर चूर कर दो। लिन शियाओ ने गर्दन हिलाई। समझ गया। पहले क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट, फिर वार्निंग लेटर। जैसे ही कंफर्म हो कि शू हाउजी है, मैं सारे प्रूफ्स लीक कर दूंगा। मैं प्रेसिडेंट ऑफिस वापस आया और हुओ नियन की बात ली शुआंग को बता दी। सीईओ मैडम ने बोला कि उनका कोई फियांसे नहीं है। ये मैटर असिस्टेंट लिन हैंडल कर रहे हैं, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लिन शियाओ ने आईटी टीम को कॉल लगाया। पोस्टर का डाटा निकालो, जितना डिटेल्ड हो सके जल्दी, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए, पहले मुझे रिपोर्ट करो। फिर उसने पीआर को कॉल किया। मैनेजर जाओ, ऑनलाइन सीईओ के फियांसे वाली पोस्ट देखी, एक कड़क क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट तैयार करो, वर्ड्स एकदम स्ट्रिक्ट होने चाहिए। सीईओ सिंगल है, कोई फियांसे नहीं है और अफवाहें पूरी तरह झूठी हैं। लीगल टीम साथ में वार्निंग लेटर भेजेगी। आखिरी में उसने लीगल को फोन किया। लॉयर ली,
अफवाह और डिफेमेशन का वार्निंग लेटर बनाओ, एक भी चार्ज छोड़ना मत। हुओ कॉरपोरेशन ने तुरंत एक्शन लिया। दोपहर 3 बजे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक साथ स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट आ गई। हुओ कॉरपोरेशन का काम कितना फास्ट है बे। कुछ ही घंटों में रिस्पॉन्स आ गया, वार्निंग लेटर भी भेज दिया। लगता है पूरे मूड में है। वैसे ये पोस्टर था कौन? ये सब झूठ क्यों फैलाया? उसी दोपहर आईटी टीम ने लिन शियाओ को सारी खबर भेज दी। पोस्ट को शू हाउजी ने 5,000 रुपए देकर करवाया था। सीईओ मैडम, सब पता चल गया है, शू हाउजी ने ही करवाया था, सारे प्रूफ्स मिल गए हैं। हुओ नियन ने रिप्लाई किया, प्लान के हिसाब से आगे बढ़ो। लिन शियाओ ने लीगल वाले लॉयर ली को फोन किया, प्रूफ पक्का है, शू हाउजी को ऑफिशियल वार्निंग लेटर ठोक दो। फिर पीआर मैनेजर झाओ को बोला, दूसरा अनाउंसमेंट रेडी करो, बदनाम करने वाले को पकड़ लिया है और आखिरी तक लीगल एक्शन लेंगे। शब्द और भी कड़क थे। लिन शियाओ ने लैपटॉप खोला और सारे प्रूफ्स टैक्स डिपार्टमेंट और एफडीए को भेज दिए। अगले दिन जैसे ही खबर आई, हो हाउ की शियुन कंपनी के दरवाजे पर टैक्स और एफडीए वाले धावा बोल चुके थे। एक हफ्ते बाद फूड इंस्पेक्शन की रिपोर्ट आई। हाई सोडियम और इलीगल एडिटिव्स मिले, जिनसे कैंसर तक का रिस्क था। सारे घटिया प्रोडक्ट्स को सील करके डिस्ट्रॉय किया गया। 3 मिलियन युआन का फाइन लगा और बेचे हुए माल का रिफंड देने का ऑर्डर हुआ। टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अनाउंस किया कि शियुन कंपनी ने 3 साल में 12 मिलियन युआन की टैक्स चोरी की है। अब बैक टैक्स और लेट फाइन मिलाकर टोटल 20 मिलियन युआन भरना पड़ेगा। जैसे ही हो हाउ पनिशमेंट के लिए रेडी हुआ, उसके लियू शिनरू के साथ चक्कर और वाइफ के साथ मारपीट की खबर हॉट सर्च पर ट्रेंड करने लगी, जिसकी वजह से उसकी वाइफ मौत की कगार पर पहुंच गई थी। अबे तेरी की, सच में बेचारी एक्स वाइफ के लिए कितना बुरा लगा। डोमेस्टिक अब्यूजर ने बीमारी में वाइफ को मौत के मुंह में धकेल दिया। परसों हुओ कॉरपोरेशन ने स्लैंडर्स पर एक्शन का बोला था। आज ये कंपनी नंगी हो गई। क्या इन दोनों का कोई लिंक है? हो हाउ को उसके घर से ही उठा लिया गया। उसका दिमाग पूरी तरह हिल गया। लिनशियाओ ने न्यूज देखी। टॉप एक सर्च पर लिखा था, शी यून कंपनी सीईओ हो हाउ और लीगल रिप्रेजेंटेटिव लियू शिनरू को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। लिनशियाओ खड़ा हुआ और सीईओ के केबिन में गया। सीईओ मैडम, हो हाउ और लियू शिनरू दोनों की वॉट लग गई। शुहाओ जी पर भी केस चलाना है क्या? आखिरी तक ले जाओ, एक को भी मत छोड़ना। समझ गया? लीगल को बोलता हूं। मंडे को ऑफिस पहुंचते ही मुझे पूरा माहौल बदला बदला सा लगा। अबे क्या चल रहा है? तुझे नहीं पता? कंपनी में एसेट घपले और रिश्वतखोरी पर जबरदस्त इंक्वायरी चल रही है। सुना है पहले से ही सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अकाउंटिंग में किसी को इंक्वायरी के लिए बुलाया गया। किसी ने कंपनी की कार को पर्सनल व्हीकल की तरह यूज किया और पेट्रोल का खर्चा कंपनी पर डाला। सब नंगा हो गया। यही नहीं, किसी ने हुओ कॉरपोरेशन के रिसोर्सेज यूज करके बाहर अपनी प्राइवेट कंपनी खोल रखी थी और कॉन्ट्रैक्ट्स अपने पास खींच रहा था, वो भी पकड़ा गया। मैं थोड़ा फ्रीज हो गया। मुझे तुरंत याद आया जो मैंने एक दिन हुओ नियन के सामने बोला था। ली चेन, तुझे क्या लगता है कंपनी सडनली इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो गई? क्या सोंग तियानजी के रिसोर्स वेस्ट ऑन रेन ना के घपले की वजह से सीईओ मैडम का दिमाग खनक गया? मैंने कहा, लगता तो ऐसा ही है। जिन लोगों की वॉट लगी है वो सोंग तियानजी और रेन ना को गंदी गालियां दे रहे होंगे। उन दोनों के चक्कर में ही ये सब हुआ। अगर इनको पता चल जाए कि हुओ नियन के सामने मेरा ही मुंह फट गया था, जिस वजह से ये क्लेश हुआ, तो सबसे ज्यादा नफरत ये मुझसे ही करेंगे। अब फालतू बकवास बंद करो, सब काम पर लगो। कंपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो अच्छी बात है, तुम लोगों का क्या लेना देना। सब लोग अपनी सीट्स पर वापस चले गए। ये सारे एक्शन एक के बाद एक ऐसे हुए जैसे पहले से पूरी प्लॉटिंग थी। मुझे याद आया जब मैंने बोला था तो वो नखरे दिखा रही थी, पर एक्शन उसने बिजली की स्पीड से लिया। हुओ कॉरपोरेशन के ऑफिस का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। खैर, मेरा क्या लेना देना। मेरे दिन तो सुकून से कट रहे थे। उधर गु चिंगचेंग की तरफ थोड़ी छानबीन के बाद उसकी असिस्टेंट ने उसकी टेबल पर एक कड़क रिपोर्ट लाकर रखी। बॉस, पूरी पड़ताल हो गई है। ये लोग तो बड़े नीच निकले, एकदम नंगे होकर खेल रहे थे। मिस जो को भेजी चिट्ठी में साफ लिखा था, तुम्हारी और जी श्याओरान की इस बिजनेस मैरिज को खुद ही अपनी खुशी से तोड़ दो। बहाना जो भी सोचना है खुद सोचो और जबान संभाल कर बोलना। साथ में भेजी गई ये रंगीन तस्वीरें अपनी यादों की तिजोरी में रख लेना और हफ्ते भर के अंदर यह काम निपट जाना चाहिए। इसके बाद झो जियान कियांग और जी गोलियांग को भी लपेटे में लेते हुए खत भेजे गए, जिनकी आखिरी लाइन थी, एक हफ्ते के अंदर सारा मामला रफा दफा कर देना। उसी शाम जी श्याओरान मेरे साथ बैठकर खाना खा रहा था कि तभी उसके घर से बुलावा आ गया। यह सब तेरा किया धरा है क्या?
उसके बाप जी गुओलियांग ने टैक्स चोरी के कागज, घटिया माल सप्लाई करने के सबूत और सगाई तोड़ने वाला धमकी भरा खत उठाकर चिल्लाते हुए पूछा। जी शाओरान बोला, पापा, अगर मुझ में इतनी औकात या जिगरा होता तो क्या मैं चुपचाप आपकी गुलामी करता और झो सिसी जैसी घटिया औरत से सगाई रचाता? बाप ने मन में सोचा, बात तो सही है। इस दब्बू बेटे को बचपन से अपनी उंगलियों पर नचाया है। किस स्कूल जाना है, क्या जॉब करनी है, किससे शादी रचानी है, सब कुछ तो मैंने ही तय किया था। अगर इसके अंदर इतना दम होता तो यह मेरी कठपुतली बनकर थोड़ी घूम रहा होता। तो फिर आखिर यह नीच हरकत की किसने? मुझे क्या पता। हो सकता है जो सिसी ने बाहर किसी सिरफिरे से पंगा ले लिया हो और उसकी वजह से हमारा परिवार पिस रहा हो। या फिर आपने बिजनेस में किसी को छूना लगाया हो और वो आपको औकात दिखा रहा हो। कल ही जाकर जो फैमिली को ठोक बजाकर बोल दे कि यह शादी अब नहीं होगी, रिश्ता खत्म। अगले ही दिन जो फैमिली और जी फैमिली दोनों ने मिलकर सगाई टूटने का ढोल पीट दिया। उसने मुझे मैसेज पटका, चेन भाई सगाई टूट गई। मैंने जवाब दिया, बधाई हो मेरे दोस्त, आखिरकार उस बर्बादी से आजाद हो गया। जी श्याओरान स्क्रीन देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। आज से वह न तो जो सिसी का मंगेतर था और न ही अपने बाप जी गुओलियांग का बिकाऊ सौदा। वह सिर्फ जी श्याओरान था, अपनी मर्जी का मालिक। उसने फोन करके पूछा, चेन बिजी है क्या? तेरी आवाज थोड़ी उखड़ी उखड़ी लग रही है, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, अरे मेरा जब मन करेगा मैं घर से निकल जाऊंगा। वैसे तुझे तो कब का वह जेल जैसा घर छोड़ देना चाहिए था। उसने लाचारी से कहा, लेकिन यार मेरे पास जाने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं है। मैंने सीधे कहा, तो मेरे पास आ जा। जो 2 कमरों का फ्लैट मैंने दादी के लिए रेंट पर लिया था, जब मैं वीकेंड पर गांव गया तो उन्होंने आने से साफ मना कर दिया। उसने झिझकते हुए पूछा, क्या वहां रहना ठीक रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं होगी? मैंने बोला, क्या दिक्कत होगी बे, पहले मेरे घर शिफ्ट हो जा, बाद में मनपसंद मकान ढूंढ लेना। वैसे मेरे घर से तेरे ऑफिस का चक्कर थोड़ा लंबा नहीं पड़ेगा। वह बोला, घर छोड़ते ही मैं अपने बाप की कंपनी की घटिया जॉब लात मारकर छोड़ दूंगा। वैसे भी उन घर वालों को मेरी कोई फिक्र नहीं है। मैं माहौल बदलकर नई शुरुआत करना चाहता हूँ। हाँ, याद आया, तेरी हुओ कॉरपोरेशन ने अभी हाल ही में बहुत से कामचोरों को निकाला था, तो नई भर्ती जल्द ही आ रही होगी ना? हाँ सच में, मैं अपनी चील जैसी नजर रखूंगा और जैसे ही कोई खबर आएगी सबसे पहले तुझे ही इत्तला दूंगा। चल ठीक है। तो उसी शाम जो जी श्याओरान कल तक भीगी बिल्ली बना रहता था, उसने अपने घर वालों के होश ठिकाने लगा दिए और अपना बोरिया बिस्तर उठाकर सीधे मेरे घर आ गया। अगली सुबह मुझे जी श्याओरान के हाथों का बना एकदम गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट खाने को मिला। उसने पूछा, अच्छा हाँ, जो गु चिंग चेंग ने तुझे कर्ज की पर्ची लिखकर दी थी, क्या तूने उसे वापस लौटा दी? मैंने सिर खुजलाते हुए कहा, अरे यार मैं तो पूरी तरह भूल ही गया। क्या वो खुद मांगने नहीं आई? नहीं यार, जब उसने वे पक्के सबूत भेजे थे तब भी उसने उस पर्ची का जिक्र तक नहीं किया। इसीलिए मेरे दिमाग से बात निकल गई। तो अब क्या करें? फोन करके बोलूं क्या कि आकर अपनी रसीद ले जाए? मैंने अपनी अक्ल दौड़ाते हुए सलाह दी। तेरी मर्जी है, लेकिन अगर मैं होता तो खुद चलकर देने का नाटक न करता। जब वो मांगेगी तब मुंह पर फेंक देना। आखिरकार काम होने के बाद लौटाने की बात हुई थी ना? फिर क्यों फालतू में अपनी एड़ी घिसकर आगे बढ़कर देने जाए? दिल में अजीब सी खलबली हो रही है। फालतू में खुद को महान क्यों दिखाना? जी शाओरान ने सिर हिलाया। बात तो पते की है, जैसा तू कहेगा वैसा ही करूंगा। अबे लंच का टाइम हो गया, तभी मुझे नोटिफिकेशन दिखा, ली चेन कंपनी ने भर्ती का नोटिस चिपका दिया है। मैंने तुरंत जी शाओरान को मैसेज ठोका, हुओ कॉर्पोरेशन ने वैकेंसी निकाल दी है, फटाफट अपना रिज्यूमे तैयार कर। जी शाओरान का तुरंत रिप्लाई आया, सब पहले से तैयार है भाई। इधर बॉस के ऑफिस में असिस्टेंट ने पूछा, मैडम जी रात को नींद ठीक से नहीं आई क्या? हुओ न्यान बोली, अरे नींद तो धांसू आई थी, पर न जाने क्यों दिन भर कुंभकर्ण की तरह नींद के झोंके आ रहे हैं। जैसे ही हुओ न्यान ने अपना टिफिन खोला, उसमें से मछली की ऐसी तीखी बदबू नाक में घुसी कि उसके पेट में उबकाई का बवंडर उठ खड़ा हुआ। लिन श्याओ घबराकर बोली, बॉस आपका चेहरा तो एकदम उतरा हुआ दिख रहा है, सब ठीक ठाक है ना? हुओ न्यान ने झट से टिफिन का ढक्कन बंद कर दिया और अपनी उल्टी को दबाने के लिए लंबी लंबी सांसें लेने लगी। क्या बॉस को हॉस्पिटल जाना चाहिए? मैं ठीक हूँ, शायद हल्का फुल्का जुकाम हो गया है जिससे भूख मर गई है। अभी ठंडे दिमाग से जुकाम की मेडिसिन खाऊंगी तो सब सेट हो जाएगा। हुओ न्यान ने लिन शियाओ के हाथ वाले टिफिन पर गिद्ध जैसी नजर डाली। तू लंच में क्या खा रही है? सिरके में डूबी हुई चटपटी हरी मिर्चें। तू मेरा टिफिन ले ले और अपना मुझे दे दे। जुकाम में इतना तीखा और चटपटा खाना सेहत के लिए सही रहेगा क्या? हुओ न्यान ने लिन श्याओ का डिब्बा खोला और एक टुकड़ा मुंह में डाल लिया।
वो तीखा खट्टा स्वाद जीभ पर ऐसा धमाका कर गया कि उसकी पूरी रूह को शांति मिल गई। अरे कोई बात नहीं, इस वक्त बस इसी चटपटे माल को खाने का मन कर रहा है। लिन शाओ हैरान होकर बोली, आपका जुकाम भी बड़ा अतरंगी है। दूसरों की भूख उड़ जाती है और आपको चटपटा खाने के दौरे पड़ रहे हैं। हुओ न्यान न्यान ने फटाफट खाना सफाचट किया, रेस्ट रूम में जाकर बिस्तर पर पसर गई और तब तक घोड़े बेचकर सोती रही जब तक लिन श्याओ ने उसे जगाया नहीं। मैडम, आप सच में ठीक तो हैं ना? हुओ न्यान ने माथे पर बल डालते हुए अपनी कनपटी मली। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट दौड़ गई। आखिर मेरे शरीर में यह क्या लोचा चल रहा है? हॉस्पिटल पहुंचकर जब हुओ न्यान ने अपनी रिपोर्ट हाथ में ली तो उस पर लिखा था, मुबारक हो, आप 1 महीने से ज्यादा की प्रेग्नेंट हैं। आराम का ध्यान रखें, पौष्टिक खाना खाएं और टाइम से डॉक्टर को दिखाती रहें। क्या मैं मां बनने वाली हूं? मेरा बच्चा ली चैन और मेरा बच्चा पेट में पल रहा है। क्या मुझे उस बेवकूफ को यह बात बता देनी चाहिए? शुक्रवार को छुट्टी के वक्त रेन लेई ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा, ली चैन, तूने ध्यान दिया? मैडम 2 दिन से कंपनी में अपना मुंह दिखाने नहीं आई है। तुझे क्या लगता है, क्या उसकी शादी वाली बात पक्की हो गई और वो किसी बंदे के साथ ऐश कर रही है? यह सुनते ही मेरी धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन मैंने चेहरे पर ढिठाई का नकाब पहनते हुए कहा, किसे पता यार। ठीक उसी वक्त जी शाओरान की कॉल आ गई। अचेन, कु चिंगचेंग ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। कब? अभी इसी वक्त। तो जा। और सुन, वो क्या बकवास करती है, जरा अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लेना। जी शाओरान घबराता हुआ उस टी शॉप पर पहुंचा जो गु चिंगचेंग ने तय की थी। गु चिंगचेंग नीचे मुंह किए एक कॉन्ट्रैक्ट के पन्ने पलट रही थी। उसने उसे देखते ही सामने बैठने का इशारा किया। जी शाओरान बैठ गया और मन ही मन सोचने लगा, ये गुचिंगचेंग दिमाग में क्या खिचड़ी पका रही है? क्या यह सगाई टूटने का हिसाब मांगने आई है या उस कर्ज के कागज का? उसने झिझकते हुए कहा, मैं आज वो कर्ज का कागज जानबूझकर साथ लाया हूं। जब चाहे तुझे वापस दे सकता हूं। कुचिंगचेंग बोली, उस कागज की कोई जल्दी नहीं है। आज तुझे यहाँ उस फालतू चीज के लिए नहीं बुलाया। पहले जो फैमिली और तेरे बाप की कंपनी के खिलाफ सबूत जुटाते वक्त मुझे थोड़े घटिया रास्ते अपनाने पड़े थे, उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। पर बिजनेस के रूल्स बड़े कड़े होते हैं। बिना पक्के सबूतों के वे दोनों लालची अपना शिकार आसानी से नहीं छोड़ते। जी श्यावरान बोला, मैं समझता हूं, वैसे भी मैं उस बिजनेस मैरिज से बुरी तरह तंग आ चुका था। सच कहूं तो मुझे तेरा थैंक यू बोलना चाहिए, वरना आज भी घर वाले मुझे बिकाऊ माल की तरह इस्तेमाल कर रहे होते। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो बिजनेस के लिए अपनी फीलिंग्स की बलि चढ़ा देते हैं। पेरेंट्स को बच्चों की शादी का सौदा करने की आदत होती है, कभी नहीं पूछते कि हमारे दिल पर क्या बीत रही है। तूने जो खुद आगे बढ़कर यह जाल काटा है, तू तो कई अमीर बाप की औलादों से ज्यादा समझदार निकली। जी श्यावरान ने आह भरते हुए कहा, मैं बचपन से दूसरों के इशारों पर नाचता आया हूं। जो पसंद था वो बोलने की भी हिम्मत नहीं होती थी। सगाई तोड़कर और घर से बाहर निकलकर आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने लिए जी रहा हूं। कुछ चिंगचेंग ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सच कहूं तो मेरी नजर तुझ पर बहुत पहले से थी। उस बिजनेस मीटिंग में जब तेरा बाप तुझे और उस झोस सिसी को मेहमानों के आगे ड्रामा करने के लिए मजबूर कर रहा था, तू पूरे टाइम उससे दूरी बनाकर खड़ा था। तेरे चेहरे से साफ दिख रहा था कि तुझे उस औरत से घिन आ रही है। उसी दौरान मैं जो फैमिली के साथ बिजनेस करने के नुकसान नाप रही थी, तो मैंने उस जो सिसी की गंदी हरकतों का कच्चा चिट्ठा निकलवाया और तुझे उस नरक से आजाद कराने का मन बना लिया। जी श्योरान ने पूछा, क्या सिर्फ बिजनेस के नुकसान से बचने के लिए या कोई और बात भी थी? कुचिंगचिंग मुस्कुराई, शुरुआत में तो बस बिजनेस ही था, लेकिन बार बार टकराने के बाद मुझे एहसास हुआ कि तू सीधा साधा है, पर अपने उसूलों का पक्का है। घर वालों के दबाव में भी अपनी इज्जत का सौदा नहीं करता। मुझे ऐसे बंदे पसंद हैं। और सच कहूं तो आजकल मेरे दिमाग में सिर्फ तेरा ही ख्याल घूमता रहता है। जी श्योरान शर्माते हुए बोला, लीचेन के घर शिफ्ट होने के बाद जब भी खाली बैठता था तो अनजाने में ही हमारी मुलाकातों के सीन दिमाग में चलने लगते थे। बस ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं होती थी। लगता था कि हमारे परिवारों का बिजनेस बीच में टांग अड़ाएगा। कुचिंगचेंग ने साफ साफ कहा, बिजनेस अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह। दोनों को अलग रखा जा सकता है। आज मैं तुझसे सीधे ठोक बजाकर पूछने आई हूं, अगर तेरे दिल में भी मेरे लिए थोड़ी बहुत फीलिंग्स हैं, तो हम आम लवर्स की तरह डेटिंग शुरू कर सकते हैं। ना कोई फैमिली की बकवास, ना कोई बिजनेस का लफड़ा, सिर्फ हम दोनों। और अगर तेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है तो मैं वो कर्ज की पर्ची वापस ले लूंगी और सिर्फ काम से काम रखूंगी। तेरी जिंदगी में कभी दोबारा टांग नहीं अड़ाऊंगी।
जी श्याओरान के दिल का सारा डर और शक एक पल में काफूर हो गया। मुझे मंजूर है। उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मैं तेरे साथ पूरी शिद्दत से प्यार करना चाहता हूँ। कु चिंग चेंग का चेहरा भी खिल उठा। उसने वो कर्ज का कागज वापस उसकी तरफ खिसका दिया। इसे अपने पास ही रख, तेरी गारंटी के तौर पर। क्या इस शनिवार मेरे घर आना पसंद करेगा? मैं तेरे लिए अपने हाथों से कड़क खाना बनाऊंगी। वैसे भी ली चेन घर पर नहीं होगा। जी शाओरान झट से बोला, बिल्कुल आऊंगा। और अगर तेरा बाप तुझे परेशान करे तो मुझे कभी भी बता देना। बेफिक्र रहे, इस बार मैं किसी के आगे घुटने नहीं टेकने वाला। एक बार मेरी जॉब सेट हो जाए फिर हम रोज मिलेंगे। हाँ, आज रात मैं ली चेन को यह बात बताने वाला हूं। वो हमेशा यही चाहता था कि मैं उस बिकाऊ शादी के दलदल से निकलकर किसी सच्ची बंदी से प्यार करूं। बहुत बढ़िया। जैसे ही वह घर लौटा, मैंने तुरंत मुंह उठाकर पूछा, हाँ भाई, क्या हुआ? क्या गु चिंगचेंग ने तुझे उस कर्ज की पर्ची के लिए बुलाया था या कोई नया बखेड़ा खड़ा करने? उसने दांत निकालते हुए कहा, हम दोनों ने ऑफिशियली एक दूसरे को डेट करने का फैसला कर लिया है। यह सुनते ही मेरी बांछें खिल गईं। अरे वाह मेरे भाई, तेरे लिए बहुत खुश हूं यार। आखिरकार उस घटिया शादी की बर्बादी से पीछा छूटा और कोई तेरे जैसी टक्कर की बंदी मिली। एकदम जबरदस्त। जी श्याओरान ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ यार, मैंने उसे कल डिनर पर बुलाया है। अफसोस कि तू घर पर नहीं होगा। मैंने ठहाका लगाते हुए हाथ हिलाया। अरे कोई बात नहीं भाई, कभी ना कभी तो मुलाकात हो ही जाएगी। अच्छा ही है मैं बाहर हूं, वरना तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनता। हम दोनों देर रात तक बातें करते रहे, आने वाले डेटिंग के प्लान से लेकर जी श्याओरान के करियर के फ्यूचर तक। अपने घर पहुंचकर कुछ चिंग चेंग के दिमाग में सिर्फ जी श्याओरान के ही हसीन ख्याल चल रहे थे। उसने मैसेज भेजा, घर पहुंचकर खबर कर देना, गाड़ी ध्यान से चलाना। जी श्याओरान ने रिप्लाई किया, घर पहुंच गया, आज बहुत मजा आया। कल सुबह फ्री है क्या? शहर के बाहर पगडंडी पर वॉकिंग के लिए चले? अगली सुबह तड़के टहलने के बाद वे दोनों साथ में मार्केट गए। जी श्याओरान ने किचन में जाकर खाना पकाया। कुछ चिंगचैंग ने जैसे ही पहला निवाला चखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे वाह भाई, सच में बहुत डिलीशियस है। जी शाओरान बोला, पहले तो टाइम पास के लिए खाना बनाता था, पर अब किसी अपने के लिए बनाने में असली मजा आ रहा है। फिर तो आगे मुझे रोज ऐसा ही धांसू खाना खाने को मिलेगा। रविवार की शाम को जब जी श्याओरान बाहर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था, मैं अकेला सोफे पर पड़ा मोबाइल चला रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने हुआ न्यान न्यान खड़ी थी। मैंने पूछा, तू यहाँ इस वक्त क्या करने आई है? ली चेन, मुझे तुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या बात है? पहले अंदर तो आ। उसने अपने बैग से एक कागज निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी। ऊपर की लाइन देखते ही मेरे होश उड़ गए। मेरा बच्चा, हुओ न्यान न्यान, और मेरा बच्चा पेट में पल रहा है। मैंने हकलाते हुए पूछा, तुझे यह बात कब से पता थी? पिछले हफ्ते से, पर मैं सोच में पड़ी थी कि तुझे बताऊं या नहीं। तूने मुझे बताया क्यों नहीं फिर? उसने अपनी आंखें नीची करके कहा, मुझे डर था कि तू डरपोक की तरह भाग जाएगा। उस दिन तूने मुझसे शादी करने के बजाय पैसों को चुना था। मुझे लगा इस बार भी तू वही हरकत करेगा। मैंने उसकी आंखों में झांक कर कहा, अरे, पैसों को इसलिए चुना था क्योंकि मैं किसी का पालतू दामाद बनकर गुलामी नहीं करना चाहता था। तो अब तू क्या चाहती है? अब मैं तुझे चुनती हूँ। वह सीधे मेरी छाती से आकर चिपक गई और धीरे से बोली, शुक्र है, आखिरकार तेरा दिमाग ठिकाने आया। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। मेरी छाती के अंदर धड़कनें नगाड़े बजा रही थी। मैंने उसके कान में कहा, लेकिन उस 13 मिलियन यानी 1 करोड़ 30 लाख रुपए को वापस मांगने की भूल मत करना। वो मेरी छाती पर मुक्का मारकर बोली, बड़े लालची इंसान हो। अगली सुबह तड़के जब जी श्याओरान ने हुआ न्यान को मेरे कमरे से बाहर निकलते देखा तो उसके होश उड़ गए। आह चैन, और तुम दोनों का पहले से चक्कर चल रहा था क्या? मान गए भाई, तेरी स्पीड तो कमाल की है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तू और तेरी गुचिंगचेंग भी कोई कछुए की चाल नहीं चल रहे हो। आने वाले दिनों में एक के बाद एक खुशखबरी का तांता लग गया। हो हाओ और ल्यू शिनरू नाम के उन मुजरिमों को गबन, टैक्स चोरी और डोमेस्टिक वायलेंस करके जान लेने के जुर्म में पुलिस ने जेल में ठूंस दिया। उनकी शी युन कंपनी को पूरी तरह नीलाम करके सारे बैंक अकाउंट सील कर दिए गए। शू हाउजी जो इंटरनेट पर अफवाहें फैला रहा था, कोर्ट ने उस पर मेंटल हैरेसमेंट का तगड़ा जुर्माना ठोका और इंटरनेट पर पब्लिकली मुंह खोलकर माफी मांगने का हुक्म सुनाया। उसके जितने भी आवारा दोस्त थे, सबको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।
जी शौरान का बाप जी गोलियांग बाद में अपना उल्लू सीधा करने और बाप बेटे का नाटक करने आया था, पर जी शौरान ने उसे सीधे मुंह पर एक ही थप्पड़ जैसा जवाब दिया। आज के बाद मेरी जिंदगी के फैसले मैं खुद करूंगा, तू बीच में मत बोल। 1 महीने बाद मैंने अपना पक्का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। जी शाओरान ने भी हमारी हो कॉरपोरेशन ज्वाइन कर ली। वह जी तोड़ मेहनत करने लगा और उसकी गु चिंगचेंग के साथ लव लाइफ एकदम टनाटन चलने लगी। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि मेरी प्यारी दादी आखिरकार शहर आ गई। मैंने अपना वही पुराना नाटक आजमाया। रोज फोन करके रोता था कि बहुत ओवर टाइम करना पड़ रहा है, घटिया खाना मिलता है और रात को नींद नहीं आती। दादी ये सुनते ही घबरा गई। रातों रात अपना बोरिया बिस्तर बांधा और सीधी ट्रेन पकड़ कर आ गई। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही चमचमाता हुआ कमरा, नई बिछौनी और मेज पर रखे फल मिठाइयां वो देखकर बोली, फिर फालतू में पैसे उड़ा दिए नालायक ने। मैंने उनके गले लगकर कहा, दादी अब बिना किसी झंझट के आराम से रहो। अब से ऑफिस से लौटते ही मुझे आपके हाथों का गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा। चल ठीक है, मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी। वह किचन की तरफ मुड़ गई। उनकी फुर्ती देखकर लग ही नहीं रहा था कि वह गांव छोड़कर शहर आई है। जब हुओ न्यान पहली बार हमारे घर डिनर पर आई, दादी हाथों में खाना लेकर बाहर निकली। उसे देखा और पूछा, आह चैन, ये सुंदर सी लड़की कौन है रे? हुओ न्यान ने आगे बढ़कर संस्कार दिखाए। नमस्ते दादी जी, मैं हुओ न्यान हूँ, आपके चेन की गर्लफ्रेंड। बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर है और कितनी मिठास से बोलती है। चेन, लड़की पसंद करने में तेरी पारखी नजर माननी पड़ेगी। दादी की तारीफ सुनकर हुओ न्यान के गाल शर्म से लाल हो गए। मैंने उसे आंख मारी तो उसने भी एक शैतानी मुस्कान चिपका दी। दादी बोली, बिटिया तू तो बहुत पतली है, थोड़ा दबाकर खाया कर। हुओ न्यान मेरे कान में बोली, क्या तेरी दादी ने मेरी माँ के साथ कोई प्लानिंग कर रखी है? जो देखो वही मुझे पतली बोलकर खाना ठूसने में लगा रहता है। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुझे सच में ज्यादा खाना चाहिए। अब तू अकेली थोड़ी ना है, तेरे पेट में एक और नटखट बैठा है। उसने मुझे घूर कर देखा, पर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान तैर गई। 2 महीने बाद हमने कोर्ट में जाकर अपनी शादी की रजिस्ट्री करा ली और कंपनी के पास ही एक शानदार 3 कमरों का फ्लैट खरीद लिया। सासू माँ जब पैसे देने लगी तो मैंने कहा, आंटी जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारी सेविंग्स काफी हैं। सासू माँ बोली, ये एक माँ की तरफ से अपने दामाद को शगुन का गिफ्ट है, अगर मना किया तो मेरी बेइज्जती होगी। वो न्यान ने चुटकी ली। मेरी माँ सही कह रही हैं, उनका प्यार चुपचाप रख ले। नए घर में शिफ्ट होने वाले दिन जी श्याओरान और गुचिंग चेंग हमारी मदद कराने आ पहुंचे। जी श्याओरान बोला, आगे चलकर मैं और चिंगचेंग भी इसी सोसाइटी में एक फ्लैट खरीदेंगे ताकि रोज आकर तेरे यहाँ गपशप लड़ा सके। रेनलेई आह भरकर बोला, ली चेन, तेरी किस्मत तो 7वें आसमान पर है। करोड़ों की मालिक वाइफ मिली, दादी गर्मा गर्म खाना खिला रही है और एक मैं हूं। 20 लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश की, पर एक भी सेट नहीं हुई। मैंने उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, सब्र कर मेरे भाई, तेरी वाली भी कहीं ना कहीं तेरे लिए ही बनी होगी। नए घर के पहले डिनर में पूरी मेज लजीज व्यंजनों से सज गई। दादी ने 56 भोग बनाए थे और जी श्योरान ने भी अपनी आस्तीनें चढ़ाकर 2 खास डिश तैयार की थी। कुचिंगचिंग प्राउडली बोली, मेरे बंदे के हाथों में तो जादू है। रेनलेई मजे से खाते हुए बोला, क्या बात है भाई, इतना ढांसू खाना है, क्या मैं आगे भी रोज यहाँ फ्री का माल खाने आ सकता हूँ? वो न्यान मेरे बगल में बैठी चुपचाप खाना खा रही थी और बीच बीच में तिरछी नजर से मुझे ताक रही थी। जब मैंने नीचे देखा तो उसका पेट अब हल्का सा बाहर उभर आया था। मैंने उसके कान में फुसफुसाया, क्या आप सबको यह गुड न्यूज बता देनी चाहिए? वह मुस्कुराई। उसने अपने पर्स से सोनोग्राफी की फोटो निकाली और सीधे मेज के बीचों बीच रख दी। पूरे कमरे में 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। जी श्यावरान चिल्लाया, चेन, अबे साले तू बाप बनने वाला है। दादी खुशी के मारे चहक उठी। न्यान, मेरी प्यारी बहू, मेरा परपोता। जी श्यावरान ने मुझे थम्स अप दिखाया और गुचिंगचेंग ने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। रेनलेई बोला, अरे वाह, क्या हमारे इस डिनर ने आज हिस्ट्री बनते देखा है? मैंने मेज पर बैठे हर एक इंसान को देखा। मेरी प्यारी दादी, हुओ लानशिन, जी श्याओरान, गु चिंगचैंग, रेन लेई और मेरे बगल में बैठी हुओ न्यान, जो आंखें मटकाकर मुस्कुरा रही थी। पहले मुझे लगता था कि जिंदगी के सबसे हसीन दिन का मतलब है 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख रुपए कमाना।
एक प्यार करने वाली बंदी ढूंढना और अपनी मर्जी से ऐश की जिंदगी जीना। पर अब मुझे समझ आया, असली सुख अकेले आवारा घूमकर आजाद रहने में नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के साथ एक ही छत के नीचे खिलखिलाने में है। दादी ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, अचेन, आज तुझे इस तरह बसते देखकर तेरी दादी का दिल सच में बाग बाग हो गया। मैंने उनका हाथ थाम कर कहा, दादी, ये परिवार आपके बिना अधूरा है। आप हमेशा हमारे साथ यहां रहेंगी। लिविंग रूम में वापस आकर हुआ न्यानन्यान सोफे पर टिककर बैठी थी। उसे नींद के झोंके आ रहे थे। ली चेन, मैं उसके पास गया और उसके बगल में बैठ गया। उसने मेरी गोद में सिर रखकर कहा, थैंक यू मुझे चुनने के लिए। मैंने उसके बाल सहलाते हुए कहा, थैंक यू की कोई बात नहीं है। मुझे तो शुरू से ही तुझे चुनना चाहिए था। बस मैं थोड़ा बेवकूफ था जो फालतू का लंबा रास्ता नापने निकल पड़ा था। कुछ ही देर में वह गहरी नींद में सो गई। खिड़की के बाहर रात एकदम शांत थी और कमरे में बस उसकी धीमी और मीठी सांसों की सरगम गूंज रही थी। मेरे कानों में दादी के वे शब्द गूंज रहे थे, तुझे अपना घर परिवार बसाते देखना, एक सच्चा और अपना घर मिलना।